गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया, शानदार। हाँ भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी सब कुछ बैलेंस करते चल रहे हो ना? भूल तो नहीं रहे जिंदगी का टारगेट? हाँ, भूलना मत भाई। ऐसे मत सोचना कि अरे भैया अब मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बताने वाला कोई नहीं है। डेली 11 बजे हम लोग यही मिलेंगे और यही बोलते रहेंगे। पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि एग्जाम अपने को डेट नहीं पता, लेकिन ये पता है कि होगा, मई में ही होगा। ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया। जिन लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसे ही लगे रहो क्योंकि अभी टाइम है। बस ग्राफ को मेंटेन रखो। कुछ लोगों का डाउन होता है कभी कभी, इस चैप्टर में आदमी का दिमाग नहीं चलता, या कभी कोई इस चैप्टर का साइकोलॉजिकली फियर बन जाता है। होता है ना, कभी कोई दिमाग चलता है यार, कभी कोई होता है कि यार नहीं चल रहा सर, लगता है कि यार नहीं सर ये वाला पोर्शन नहीं समझ में आ रहा, तो उस पर टाइम ज्यादा दो। जैसे मुझसे कोई बोलता है बच्चा कि सर नहीं समझ में आया पहली बार में, तो मैं बोलता हूँ भाई कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर। हर एक चीज पहली बार में समझ में नहीं आ सकती। आप इतने भी मतलब हो सकता है ना। इट डिपेंड्स कि आपकी साइकोलॉजी क्या है, आप उस टाइम पे किस तरह बैठे। अब जैसे मान लो कोई अभी क्लास लेने के लिए बैठा है और बगल में कोई मतलब होता है ना, कोई वो चल रहा है, कोई फंक्शन चल रहा है या कोई कुछ चल रहा है, दिमाग में ये चीजें चल रही हो, तो ऑब्वियस है उसको कितना भी कुछ अच्छा कर लोगे वो नहीं समझ में आएगा। तो बेटर है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। जो वीक टॉपिक्स हैं उनको प्लीज अपने पास आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, क्योंकि चैप्टर्स आगे चलते जा रहे हैं। इतना तो आपको ही पता चल रहा है कि सर आप पढ़ो या ना पढ़ो, एक दो चीजें कांस्टेंट हैं। एक, वक्त आपके हाथ से निकला जा रहा है। ठीक है। जो लोगों को लगता हो कि नहीं मैं बाद में कर लूंगा, ऐसे कर लूंगा, मैं तूफानी कर लूंगा, बेटा इतना जान जाओ, जितना स्ट्रांग अभी बन सकते हो ना बन जाओ। क्योंकि बाद में ये वक्त ही मजे लेना शुरू करेगा। एक टाइम आएगा, जो लोग अभी टाइम बर्बाद कर रहे हैं ना, बाद में उनको टाइम टाइम नहीं देगा। बाद में पता है, बच्चों से पूछो तो क्या लगता है, सर 1 महीना और एग्जाम पोस्टपोन हो जाए ना, एक मैसेज आता है 1 महीना और एग्जाम पोस्टपोन हो जाए तो मतलब सर ऐसा तूफानी कर देंगे, ये कर देंगे। बेटा उस टाइम भीख मांगने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। अभी मेहनत करने का टाइम है, अभी मेहनत कर लो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले ये मन में ना आए कि यार 1 महीना और पढ़ लिया होता तो आज रिजल्ट कुछ और होता। उस टाइम भीख मांगने की जरूरत ना, उस टाइम होता ना कि ये ना सोचना हो कि अरे यार कहीं से कोई मैसेज आ जाए, कहीं मोदी जी रात में 8 बजे अनाउंस कर दें कि भैया एग्जाम पोस्टपोन हो गया। ऐसा कुछ ना हो। ठीक है ना? तो भैया ट्राई करो, अभी अपने पास वक्त है, उस वक्त का सही यूटिलाइजेशन करते। मैं बोल रहा हूं बार बार कि आपकी लाइफ में दो चीजें कांस्टेंट है। एक तो आपका वक्त बीता जा रहा है, वो आपके हाथ में है नहीं। अगर आप नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ना शुरू कर दो। कुछ जो बचा हुआ है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। पीछे नहीं खरीद सकते, पीछे जा नहीं सकते, तो बेस्ट यूटिलाइजेशन करते। दूसरा, दूसरा जो कांस्टेंट है वो है आपके लेक्चर्स। ये लेक्चर्स चलते चले जाएंगे, ये लेक्चर्स चलते चले जाएंगे। आप ये जान जाओ, हर एक टीचर अपना सिलेबस कंप्लीट कर देगा, चाहे वो इस कोचिंग में हो, किसी भी कोचिंग XYZ कहीं भी पढ़ा रहा हो, कोचिंग के सिलेबस खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्या आप साथ में कर पा रहे हो? तो ये चीजें ध्यान रखना। दो चीजों का मेन अभी, टाइम मैनेजमेंट और प्लस अपने सिलेबस को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, इस पे प्लीज फोकस करो। आज का जो, क्योंकि देखो अब कल सैटरडे संडे आएगा, अब अगले वीक में एक दो छुट्टियां और आ रही है, 15 अगस्त की भी छुट्टी आ रही है, तो भैया इन सब छुट्टियों को ना अच्छे से यूटिलाइज करो। मानता हूं मन करता है कि सर छुट्टी है मतलब आराम से टाइम चिल मारे, लेकिन भाई थोड़ा सा गलतियां हुई हैं उसको सुधारने का टाइम यही है। छुट्टियां अगले साल मनाएंगे ना यार, छुट्टियां अगले साल कर लेंगे अच्छे से, छुट्टियां कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जिन लोगों का बैकलॉग खत्म हो गया बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों का थोड़ा सा भी बैकलॉग रहता है, उन लोगों से खासकर ये है कि छुट्टियां आ रही हैं, जैसे मान लो सैटरडे संडे, कल मैंने भी क्लास नहीं रखी है, टेस्ट के लिए पढ़ना है, टेस्ट के लिए पढ़ो। भाई आपको ट्राई करना है कि 15 अगस्त तक कोशिश करो जितना बैकलॉग खत्म कर पाओ कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बैकलॉग है, इनकंसिस्टेंट रहते हो भाई, इसीलिए तो बोल रहा हूँ, इसीलिए तो बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, नोट्स जरूरी नहीं है कि नोट्स हर एक चीज को लिखना है यार। देख मेरे से पूछेगा ना तो मैं बोलते हैं ना, हार्ड वर्क और प्लस स्मार्ट वर्क, इन दोनों का मिक्सचर यूज करना है हमें। जैसे मेरे से कोई बोले तो भाई ऑब्वियस है ना, ये ऐप, ये नोट्स, ये PDF सब कुछ सेव रहेगा आपके एग्जाम, तो चलो एग्जाम के 2 महीने बाद तक रहेगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन हाँ, आपको क्या करना है, अभी अपने ऊपर फोकस करना है, क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करना है। आप कोई भी चैप्टर पढ़ो, अपने ऊपर लग जाओ कि यार मुझे PYQs देखना है, ये सब देखना है। हाँ ठीक है। रिवीजन का बैकलॉग है, बहुत अच्छा। रिवीजन का भी बैकलॉग है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तुम्हें पता है ना, लास्ट में तुम्हें ही पता, अभी तुम एग्जाम देके आओ, अभी रिसेंटली तुम्हारा मतलब 2-3 महीने हुए ब्रेकअप हुए, 2-3 ही महीने हुए होंगे ना। किसी के सच में ब्रेकअप हुआ होगा, किसी का तो NTA वालों ने ब्रेकअप करवा दिया होगा। तो भाई पढ़ाई से ना अपने को एक चीज पता है कि अभी जितनी मेहनत कर सकते हो, जितनी मेहनत अभी हो सकती है ना उतनी कर लो। रीजन ये है कि बाद में आपको टाइम नहीं मिलने वाला, बाद में आप बस लपेट पाओ ना, बहुत हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, चलो। तो अब शुरू करते हैं अपना केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्डिंग क्यों, केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है। हाँ कोई बात नहीं,
केमिकल इक्विलिब्रियम का अपना लेक्चर नंबर 3। और आज क्या करने वाले हैं, आज इस चैप्टर में डिफाइन हो जाएगा कौन इस चैप्टर का मास्टर बनने वाला है। और पहली बात, केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका अच्छा होगा उसका ही आयनिक इक्विलिब्रियम अच्छा होगा, इस बात की गारंटी है। कोई डायरेक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम में आ जाए तो भैया शुरुआत के 2-3 लेक्चर तो समझ में आएंगे, जैसे ही अल्फा अल्फा कॉन्सेप्ट आएगा उड़ना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से पढ़ना। केमिकल इक्विलिब्रियम आज करना है, मंडे को जब करोगे तो थोड़ा आराम से इत्मीनान से करना, क्योंकि यहां दिक्कत आने वाली है। ठीक है, कोशिश करना भाई, क्योंकि यहां पे अब जिन लोगों ने नहीं किया होगा, जैसे अभी तक हम केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं, लास्ट क्लास में कल पढ़ाया था, उससे पहले तो कहानी सुना रहा था, सत्संग सुना रहा था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कराया, और प्लस सत्संग में कर रहा था। सत्संग में बता रहा था कि भैया ऐसा ऐसा होता है। मैंने क्या बताया था आपको, इक्विलिब्रियम कब आएगा, चलो बताओ। इक्विलिब्रियम आज चैट चल रहा है, मुझे बताओ रिवर्सिबल में आता है या इरिवर्सिबल में आता है। इक्विलिब्रियम कब आता है, इक्विलिब्रियम का कंडीशन किस रिएक्शन में आती है। इक्विलिब्रियम अगर आपसे कोई पूछ दे, इक्विलिब्रियम बताओ जल्दी जल्दी, रिवर्सिबल को REV लिखोगे और इरिवर्सिबल को REIR, जल्दी। रिवर्सिबल में आता है या इरिवर्सिबल में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस में आता है। किस में आता है, रिवर्सिबल रिएक्शन में आता है। दूसरा, सर इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये क्लोज कंटेनर में होगा, क्लोज कंटेनर में होगा। ये किस में होगा, क्लोज कंटेनर में होगा, क्लोज कंटेनर में होगा। उसके बाद इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं होता। इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड हो जाता है। रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाता है। यही होता है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड आ जाता है। यही सब था। इक्विलिब्रियम डायनेमिक होता है क्योंकि सर दोनों साइड चलता है। देख ले भाई, डायनेमिक होता है, दोनों साइड चलता है। इक्विलिब्रियम की बेसिक कंडीशंस याद आ गई। इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन स्टॉप नहीं होती, ये याद रखिएगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे जितना आप फॉरवर्ड जाते उतना ही बैकवर्ड आते। फिर किसी ने पूछ दिया सर इक्विलिब्रियम में और क्या किया, हमने टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम देखा। और टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में अगर आपसे कोई पूछ दे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम का, तो सर आप पूछेंगे उससे पहले कि किसने टाइप्स का बताऊं। चल बता भाई, अगर फिजिकल प्रोसेस में हो रहा है फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल दूंगा, अगर केमिकल रिएक्शंस में हो रहा है तो केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दूंगा, केमिकल इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। और अगर आयंस इन्वॉल्व हो गए तो इसको आयनिक इक्विलिब्रियम बोल दूंगा। सर किसने बोला इक्विलिब्रियम बताओ, इक्विलिब्रियम बताओ, होमोजीनियस हो सकता है। यस सर, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम भी आ सकता है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम भी आ सकता है। सर यहां पे हम लोगों ने कल की क्लास में एक चीज पढ़ी थी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम करने के बाद एक मैंने बताई थी चीज, एक चीज मैंने इतनी डिफिकल्ट बताई थी, शायद ही किसी को समझ में आया हो। वो कौन सी चीज है, वो था एक्टिव मास। एक्टिव मास मुझे बताओगे, चलो एक बात बताओ, एक्टिव मास गैस का तो प्रेशर में होता है, मुझे बताओगे गैस का तो क्या होता है, प्रेशर में। सर एक्वस सॉल्यूशन में, एक्वस केस में तो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, इसको स्क्वायर ब्रैकेट से देते हैं। लेकिन मुझे एक्टिव मास ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड का बताना हो तो मुझे बताओगे प्योर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना होगा, जल्दी से जल्दी। प्योर सॉलिड और लिक्विड का एक्टिव मास कितना होगा, इसका रीजन भी कल बता दिया था मैंने। जो लोग क्लास कर रहे हैं अब यकीन 2.0 में मोस्टली लोग वैसे आ गए, थोड़े बहुत थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन हाँ आ रहे हैं लोग भी। बहुत सारे कुछ बच्चों ने मैसेज किया सर हम बैकलॉग में वीडियो देख रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बैकलॉग में देख लो, कोई दिक्कत नहीं। बस मैं ये क्वेश्चन जो कराऊं या जो रिविजन करूं ना, तो भी आप इसको अटेम्प्ट किया करो कि हाँ यार ये चीजें बैकलॉग में, कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए प्योर। चलो मुझे एक बात बताना, मैं एक्टिव मास के बारे में पूछूं तो एक्टिव मास मॉलिक्यूलर मास और एक किसी चीज पे और डिपेंड करता था। एक्टिव मास दो चीजों पे डिपेंड करता था, एक बोल देता हूं मॉलिक्यूलर मास और एक कोई और चीज थी, मुझे बता सकते हो किस पे डिपेंड करता है। मॉलिक्यूलर मास और किस पे डिपेंड करता था, मुझे बताओगे मॉलिक्यूलर मास और किस पे डिपेंड करता है। सर कुछ और पे तो डिपेंड करता ही था। एक्टिव मास किस पे डिपेंड करता था, यस यस यस, किस पे डिपेंड करता था, डेंसिटी पे भी डिपेंड करता था। एक्टिव मास किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा। और ऑब्वियस है प्योर सॉलिड और लिक्विड के केस में क्या होता है, डेंसिटी चेंज होती नहीं है, इसीलिए अपने को एक्टिव मास उसका 1 लेते हैं। अच्छा
फिर किसने बोला, अरे सर आप एक्टिव मास की बात कर रहे हो, कल आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को सर ऐसे परेशान किया हम लोगों को, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को केसी लिख रहे हो, कभी केपी लिख रहे हो, कभी केकाई लिख रहे हो, केसी का मतलब आपने ये लिख दिया सी की पावर सी, डी की पावर डी, सर कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में लिख दिया तो आपने केसी बोल दिया, सर अगर प्रेशर के टर्म में लिख दिया, अगर आपने प्रेशर के टर्म में लिख दिया तो केपी को आप क्या लिख रहे हो, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अरे सर आपने इन दोनों को रिलेट भी कर दिया था, लेकिन उससे पहले एक और तरीका था, इसको मोल फ्रैक्शन के तरीके से भी लिख सकते हो, सी की पावर सी, डी की पावर डी, काई ऑफ ए की पावर ए और काई ऑफ बी की पावर बी, मोल फ्रैक्शन के तरीके से भी लिख सकते हो। केसी और केपी को कल आपने रिलेट भी किया था कि सर केपी इज नथिंग केसी इनटू आरटी की पावर डेल्टा एनजी होता है, वेयर डेल्टा एनजी इज ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ते आ रहे कि डेल्टा एनजी क्या होता है, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेड। फिर मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक और तरीके से भी प्रूफ किया था कि सर केएफ अपॉन क्या होता है, केबी होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केएफ अपॉन केबी होता है, चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स से रिलेट हुआ था। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंडेंस निकाले तो सर आपको ही पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का डिपेंडेंस क्या आया था, डेल्टा एस नॉट माइनस आर डेल्टा एच नॉट अपॉन आर टी, यही आया था, यही आया था। सर इसको अलग अलग टेम्परेचर पे निकालने चाहें तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2 अपॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1 इज नथिंग डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2 आ गया था। सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, अगर रिएक्शन गिवन है तो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। लेकिन 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 अब कुछ बेसिक बातें भी करते हैं, सर स्टोइशियोमेट्री पे भी डिपेंड करता है, स्टोइशियोमेट्री पे डिपेंड करता है। चलो मुझे बताओ सर ये रिएक्शन है ए से बी, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है एक्स, सर एक काम करें सर n टाइम्स ए कर दें, n टाइम्स ए कर दें तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अगर रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर n आ जाएगा, x की पावर n आए। सर अगर मैं a को डिवाइड कर दूं n से, b बाई n कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, सर पावर में ही जाएगा, x की पावर 1/n हो जाएगा। स्टोइशियोमेट्री पे भी डिपेंड करता था। इसके बाद अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, सर मल्टी स्टेप रिएक्शंस अगर हैं, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शंस की बात करोगे, अगर मल्टी स्टेप रिएक्शंस की बात करोगे, मल्टी स्टेप रिएक्शन की बात करोगे तो ये जो आएगा मल्टी स्टेप रिएक्शन, उसमें क्या होता है कि अगर ए से बी जा रहे हो, बी से सी जा रहे हो, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, तो ए से सी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 इंटू K2 हो जाता है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा मल्टी स्टेप में। फिर ये सब कुछ हमने किया हुआ था। अगर रिएक्शन ऐड होता है, रिएक्शंस अगर ऐड होती है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कल 3 चीजें रिलेट करी। चलो एक क्वेश्चन का आंसर देना, अगर कल की क्लास सही से फॉलो करी है सबने, कल की क्लास को अगर सही से फॉलो किया है। मुझे भैया एक बोल रहा है केबीडी करा, अरे भाई ये भी तो केबीडी है, तू पढ़ना साथ साथ रिवीजन भी कराना भाई, अपना ही काम है ना। हर एक दिन ठीक है ना, कभी कभी कुछ अलग भी, हर एक दिन क्वेश्चन नहीं करना ना। हाँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केबीडी आ जाए टेंशन मत लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट में कराऊंगा, ठीक है। हाँ 12:45 पे शुरू करूंगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है भाई साहब, आप इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए देख लो कितने लोग अपने पास कर सकते हैं। मुझे किसी ने बोल दिया कि सर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर 100 ले लूं तो सर अगर आपसे पूछ दूं 100, एक मिनट देखना, डेल्टा एच नॉट माइनस 400 किलो जूल्स ले लिया और चलो इसका ले लिया, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड एंथैल्पी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब मैं जैसे ऐसे रिएक्शन लिखूंगा, आप मुझे बेटा बिना किसी टाइम वेस्ट किए, बिना किसी टाइम वेस्ट के ना चुपचाप आंसर बताना, बिना किसी टाइम वेस्टेज किए। आप जैसे ही मैंने रिएक्शन लिखा बेटा ट्राई करना यार, ये जितना जल्दी हो सके ये देख लो अपने पास। अगर मैं ये लिखता हूं, इस रिएक्शन का सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए,
इस रिएक्शन का इंथैल्पी बताइए। सर पहली रिएक्शन दी हुई है आपकी लाइफ में, पहली रिएक्शन दी हुई है, आप इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए। और जल्दी बेटा रिकैप करना जरूरी है, क्योंकि चैप्टर अच्छा है, आपको ही पता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है आपके साथ अगर आप रिवीजन मेरे साथ नहीं करोगे तो। क्वेश्चन क्वेश्चन सिर्फ करेंगे तो फायदा नहीं होगा। 10 की पावर कितनी आएगी, आप आपकी मर्जी है। देखो भाई पहले काम क्या किया मैंने, रिएक्शन को रिवर्स किया। जैसे ही रिएक्शन रिवर्स हुआ 1/100 हो गया। और उसके बाद देखो मेरी बदमाशी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया 1/10 की पावर। सर 2 10 की पावर 4, इधर क्या आ जाएगा 10 की पावर -4। कर लो 1/10,000, यही होगा। सर डेल्टा एच कितना आएगा, निगेटिव के पॉजिटिव ध्यान से बताना। सर रिएक्शन रिवर्स किया, सर ये पॉजिटिव हो जाएगा और +400 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, +800 हो जाएगा। इंथैल्पी अलग चल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चल रहा है। यही मजा है बेटा, जिन लोगों का दिमाग एक साथ चल रहा है ना बेटा, अपने आप को समझ जाना सिलेक्शन के पास पहुंच रहे हो, क्योंकि 2 चैप्टर सब साथ साथ चल रहे हैं, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। ठीक है, कोशिश करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्या बात है। चलो जिन लोगों के भी सही आंसर्स आ रहे हैं, चलो एक क्वेश्चन और लिखता हूं, एक क्वेश्चन और बहुत खतरनाक लिखूंगा, बहुत खतरनाक लिखूंगा भाई साहब, देख लेना। इतना खतरनाक रिएक्शन लिखते टाइम मेरे खुद के हाथ कांप रहे हैं भाई, इतना क्वेश्चन लिखते लिखते हाथ कांप रहे हो तो समझ जाओ टीचर स्टूडेंट का सताया हुआ है। जल्दी, क्या होगा, क्या होगा। कितना आएगा। सर इस क्वेश्चन में क्या किया मैंने, तो मैंने कुछ नहीं, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड किया है तो सर 3 से डिवाइड जैसे ही करने जाऊंगा, आपको ही पता है डिवाइड करते पावर 1/3 हो जाएगी, या हम बोल सकते हैं क्यूब रूट आ जाएगा। जितना भी वैल्यू, मैं वैल्यू नहीं पूछ रहा भाई, मुझे तो समझाने से मतलब है, मुझे वैल्यू नहीं चाहिए तुमसे। और इसके आंसर में देखोगे तो सर 3 से डिवाइड करेंगे तो -400/3 आ जाएगा, -400/3 आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, अब देख लेना भाई साहब, ये देख लेना कैसे कैसे हो रहा है। अब मुझसे ये रिएक्शन किसी ने पूछ दिया, अब मुझसे किसी ने ये रिएक्शन पूछ दिया, तो मैं क्या कर रहा हूं। चलो बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसके बारे में बात बताओ, जल्दी से जल्दी बताओ, खत्म करो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे आएगा। सिली मिस्टेक्स को सही करो बेटा, सिली मिस्टेक्स करते करते बाद में गाना ना गाना पड़ जाए, यारा सिली सिली बिरहा की। जल्दी, तुम लोग इतना तेजी से रिप्लाई देते हो, बेचारा वो हेलो मारिया ए के, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, प्लीज रिप्लाई दो, कन्हैया भैया पूछ रहे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री किंग बचाओ के, ये सब घरेलू बातें यहाँ। स्पैमर ही बेचारा सोचता होगा यार कहाँ फंस गए, कौन से बच्चे बैठ गए। ऐसे स्पैमर अब जा चुका होता है, अब हमारे बैच से जा चुका होगा यार, अब नहीं होगा, अब इस बैच में थोड़ा बहुत कुछ रह गए होंगे, या थोड़ा बहुत जो रिप्लाई भी चल रहा है। पायल कितना आएगा, कितना आएगा। सर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को आपने क्या किया, रिवर्स किया, रिएक्शन रिवर्स हुई तो जैसे ही रिवर्स हुई 1/100 हो गया, और उसकी पावर आपने किससे डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया है। उसको किससे डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया है, 8 से डिवाइड किया है, तो पावर कितनी आ गई 1/8 आ गई, पावर कितनी आ गई 1/8 आ गई, पावर कितनी आ गई 1/8 आ गई। डेल्टा एच की बात कर रहा था, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, रिएक्शन रिवर्स किया तो +400 हो गया, और 8 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, +50 हो जाएगा। यही तो होगा ना भाई, और पावर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी, एग्जाम हॉल में मिल जाएगा। ठीक है,
हाँ नहीं, स्पैमर भी बेचारा आप समझ गया ना, स्पैमर्स के लिए भी दिक्कत होता है क्या है, वो लोग क्या देखते हैं, देखो वो यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ पे प्रेशर जैसे ही बनेगा, क्योंकि चैप्टर्स आगे चले जाएंगे तो ऑब्वियस है ना, टीचर्स भी ऑब्वियस अब एक्सपेक्ट करेंगे, जैसे अब ये इंथैल्पी कोई पूछे डेल्टा एच क्या होता है, तो भाई अलग ही है, तो ऑब्वियस ऑब्वियस सब लोग साइड हो जाते हैं, 1.2 से फिर 2.0 फिर 3.0, फिर यहाँ जाता है, उसको यहाँ बैकलॉग होगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर वो सोचेगा यार देखो मेरे अंदर तो कोई कमी नहीं है, ये टीचर्स आगे चलते चले जा रहे हैं यार फालतू का, 1.0 वाला आगे चला गया, फिर 2.0 वाला आगे चला गया, फिर 3.0, फिर 4.0, फिर मतलब अब आगे कहीं 5.0 या फिर कोई क्रैश कोर्स 1.0, वो उसको पता है कहाँ जाना है, उसको पता है कहाँ कहाँ कौन मिलने वाला है, हेलो तुम अपना इंस्टा आईडी दे दो, कहाँ दे दो, ठीक है। हाँ उसको पता है कि देखो मेरे अलावा दिमाग किसी और के पास नहीं है, ठीक है। हाँ उसको पता है ना कि उसके अलावा उसके, अरे पता नहीं है तुम्हें, पता नहीं स्पैमर के दिमाग का लेवल, तुम्हें बताया तो रखा मैंने बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलो हाँ देखो, चल भाई, हाँ हर एक जगह रहता है वो स्पैमर, हर एक बैच में रहता है, हर एक बैच की शुरुआत में रहता है। देखा, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, आगे देखते हैं। चलो मुझे बोला गया सर एक चीज बताओ, कल हमने पढ़ा था केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब ये देख लेना सर, केपी इज इक्वल्स टू, एक बच्चा बोल रहा है सर उसका कंसिस्टेंसी देखो सर, लगातार नए बैच में जाता है। हाँ बेटा, भगवान ऐसे ही कंसिस्टेंट प्लेयर समय देते रहे, ताकि कुछ तो रेवेन्यू ऐसे ही आ जाए ना, कुछ तो पैसा ऐसे ही आता रहे, लगातार देते रहे। बेटा हम तो कह रहे हैं तुम 1.0 छोड़ो, अगले साल का भी 1.0, अगले साल का भी 2.0। स्पैमर भैया सुन रहे हो ना, तुम्हें हम बहुत प्यार से बुलाते, आ जाना, ठीक है। नीट 2070 तक तो निकाल ही देंगे। चलो हाँ तब तक मतलब चांसेस हैं अपने पास। केपी इज इक्वल्स टू के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, हमने पढ़ा था, इसका रिलेशन याद रखिएगा सर। केपी इज इक्वल्स टू के सी के लिए मैंने कुछ लॉजिक बताया था, केपी इज इक्वल्स टू के सी कब होगा, दो कंडीशंस थे, केपी इज इक्वल्स टू के सी, केपी इज इक्वल्स टू के सी, केपी इज इक्वल्स टू के सी क्या होगा सर, यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डेल्टा एन जी अगर जीरो हो गया तो क्या हो जाएगा, केपी इज इक्वल्स टू के सी, क्यों, क्योंकि आर टी की पावर जीरो। अगर मैं बोल दूं कि आर टी की वैल्यू 1 हो गई, आर टी की वैल्यू 1 हो गई, या फिर बोल दिया जाए टेम्परेचर 1/r हो गया, या टेम्परेचर 12 केल्विन हो गया, तो सर ये आ जाएगा 12, टेम्परेचर 12 केल्विन, केपी इज इक्वल्स टू केसी। अगर मुझसे किसी ने पूछ दिया चलो बताओ सर एक बात बताइए, डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो हो गई, डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन जीरो हो गई, तो केपी ग्रेटर होगा या लेस होगा, केपी ग्रेटर देन केसी होगा या लेस देन केसी होगा, जल्दी बताओ, केपी ग्रेटर देन केसी होगा या लेस देन केसी होगा, जल्दी जल्दी भाई, लेस और ग्रेटर, केपी ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, जल्दी, केपी ग्रेटर देन केसी या लेस देन केसी। सर अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू जीरो से कम है तो, डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो क्या होगा, केपी और केसी का रिलेशन, अगर डेल्टा एन जी लेस देन जीरो है तो केपी इज लेस देन केसी, अगर केपी इज ग्रेटर देन केसी। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एन जी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो कल तक की क्लास में हमने ये सब किया था, कल की क्लास में हमने ये सब किया हुआ था। आज मैं कुछ अच्छे क्वेश्चन केपी केसी वाले लेके आया था। चलो थोड़ा सा इसमें पोल ना करके अब मैं क्वेश्चंस दिखाता हूं, कि पोल करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो अभी क्वेश्चंस देखते हैं, थोड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन, साथ साथ में क्वेश्चन देखो, आंसर निकालना, ठीक है। पोल कराने में क्या होता है, फिर लोग बोलते और सर चाहे चलो देखता हूं कहीं करा भी दूंगा, चलो हटा, ये क्वेश्चन देखो, मतलब केमिकल इक्विलिब्रियम का केबीडी बता रहा हूं, केमिकल इक्विलिब्रियम का केबीडी बता रहा हूं। अबे यार पोल ही नहीं चला। हाँ चलो भाई इस क्वेश्चन को देखो, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी, क्या होगा, दो रिएक्शंस ऑकर्स एट द सेम रेट, ऑब्वियस है दोनों रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात कर रहा है, ऑब्वियस है दो रिएक्शन एक साथ हो रहे हैं, तो क्या होगा सर, उसका मतलब क्या होता है, सिस्टम कहां पहुंच चुका है, सिस्टम पहुंच चुका है कंप्लीशन पे 90%, 50% या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम पे। क्या होगा इसका आंसर बेटा, इस क्वेश्चन में अब इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, देखते ही टिक मार दो दे। अरे भाई साहब रिकॉर्ड टूट गया यार, क्या बात है, 95% पहली बार, वेरी गुड, क्या बात है यार, अल्टीमेट। बहुत दिनों बाद, एक मिनट, मैंने लास्ट टाइम फोटो खींची थी उसमें कितना था, कितना था यार, 100% पे रखे क्या अगली बार टारगेट, 100% पे रखते हैं यार, 90 कितना था ये, 93.58 था,
97 था, नहीं 97 था, नहीं 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 97 था यार। 100 पे अब लेके आते हैं, अब 100 पे आएगा, ठीक है, अब 100 पे आएगा। 97 पे आ चुका है यार, 97 पे आ चुका है, लास्ट टाइम तुम लोगों ने 97 पे करवा रखा है पे, ठीक है। चलो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, बी आ जाएगा आंसर। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन, अब अगला 100 पे, 97 पे तो आ चुका है भाई, ठीक है। लास्ट अगला क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी की लाइंस का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में एग्जैक्ट ग्राफ देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट ग्राफ देखने को मिल जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो और एंजॉय करने की कोशिश करना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ग्राफ देखना है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, आप बस क्वेश्चन को देखो। सर प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया है, रिएक्शन में आपको क्वेश्चन का ग्राफ ये रहा। आप इस क्वेश्चन का ग्राफ देख लीजिए, इस क्वेश्चन का ग्राफ देखिए जल्दी। एक्स वाई जेड किसका ग्राफ हो सकता है, एक्स वाई जेड किसका ग्राफ हो सकता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, आप एनसीईआरटी देखोगे ना आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। एनसीईआरटी देखोगे एग्जैक्ट ग्राफ आपको बनता हुआ दिख जाएगा, कौन कितने तेजी से करेगा, कौन कितनी तेजी से करेगा, जल्दी क्या होगा। एनसीईआरटी देखोगे उसमें मिल जाएगा ये, और एनसीईआरटी को देख के आप बता सकते हो, मतलब देख के बता सकते हो इन द सेंस अभी नहीं, अब ये नहीं अभी खोल के देखने लगे, लेकिन हाँ एनसीईआरटी जाके आप देखना, आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट यही चीज मिलेगी, एग्जैक्टली यही चीज मिलने वाली है, एग्जैक्टली यही चीज मिलने वाली है। और वो देख लो क्या मिलेगा अपने पास, क्या होगा। सर ये तो पता है प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया, तो जेड का ग्राफ किसका होगा, जेड का ग्राफ तो अमोनिया का ही होगा। जेड तो पता है, जेड कौन सा होगा, जेड तो अमोनिया ही होगा। क्यों, क्योंकि सर प्रोडक्ट में तो वही बनने वाला है, तो जेड क्या हो गया, अमोनिया। अब भैया जैसे ही जेड डिसाइड किया, क्योंकि प्रोडक्ट बनता है शुरू से शुरू होगा, तो जैसे ही प्रोडक्ट डिसाइड हुआ, बी हट गया सर, डी हट गया। अब देख लीजिए सर ए और बी में से कौन सा आंसर होगा, ए और सी में से कौन सा आंसर होगा, सर ए और सी में से कौन सा आंसर होगा। क्योंकि देखो जेड अमोनिया ही होगा ना, अमोनिया प्रोडक्ट कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू होगा ना यार, प्रोडक्ट तो इधर से शुरू होगा। अब बताओ रिएक्टेंट के साथ क्या होगा, प्रोडक्ट तो यहां से शुरू होगा, रिएक्टेंट कहां से शुरू होगा, रिएक्टेंट में N2 और H2 में बताओगे, N2 और H2 में। सर ये देखो किसका तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है, किसका तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है, कौन तेजी से नीचे आ रहा है, किसका ग्राफ तेजी से नीचे आएगा, बस ये देख लेना, किसका ग्राफ तेजी से नीचे आएगा ये देख लीजिएगा जल्दी। किसका ग्राफ तेजी से नीचे आएगा, किसका ग्राफ तेजी से नीचे आएगा। सर x की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू तो अमोनिया हो गई, अब x की वैल्यू देख लो। N2 और H2 अगर एक ही जगह से शुरू करते हैं, देखो यार अपने पास सीधा सी बात है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन N2 की और H2 की अपने पास दी हुई है, N2 का कॉन्सेंट्रेशन यहां दिया है, H2 देखोगे ध्यान से देखोगे ना तो एक चीज दिखेगी, सर दोनों में से रिएक्शन का ग्राफ गिर रहा है, दोनों का ऑलमोस्ट किसका होगा, सी होगा, हाँ सी होगा। एनसीईआरटी को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमोनिया, हाइड्रोजन क्या होगा, अगर ये रिएक्शन हो रही है, अगर ये रिएक्शन हो रही है तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी। रीजन क्या है, हाइड्रोजन का सर एक मोल के बदले कितना मोल डिक्रीज होगा, हाइड्रोजन का एक मोल के बदले कितना मोल डिक्रीज होगा, 3 मोल डिक्रीज होगा। ध्यान से देख लेना, इसका 3 मोल डिक्रीज हो रहा है, इसका 1 मोल डिक्रीज हो रहा है, तो बेचारा हाइड्रोजन तेजी से क्या होगा, हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन को ज्यादा लेना पड़ेगा एज कंपेयर टू दिस वन, और इसीलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ठीक है। हाँ एकदम, ये देख लो सी आ जाए, बी का ऑप्शन तो हटा ही दो ना यार। एक बात बताओ सर, हाइड्रोजन का और नाइट्रोजन का एक बात बताना सर, सीधी सी है, ये देख लो सर, x की वैल्यू बात करें, N2 लिख रहा हूं, H2, और ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू N2, क्योंकि दोनों का रेट अपने पास उतना ही गिर रहा है। लेकिन हाँ एक चीज पता है कि इसका 1 मोल जाएगा तो इसके कितने जाएंगे, 3 मोल। तो हम कैसे डिसाइड करें, सर इसके मोल ज्यादा ही लेने पड़ेंगे ना, अगर पूरा रिएक्शन करना है। अगर मुझे 2 मोल्स, एक सिंपल सा लॉजिक लगा लेते हैं, चल मान ले इसके 2 मोल्स बनाने पड़े तो इसके कितने रिएक्ट करेंगे, 3 मोल, और इसके कितने होंगे, 1 मोल। एक बात बताना भाई, एक बात बता, इसके मोल्स तो ज्यादा ही लेने पड़ेंगे ना, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा ही लेनी पड़ेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन तो ज्यादा ही लेनी पड़ेगी, तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को कहां लेंगे, ज्यादा लेंगे। इसलिए मेरा आंसर क्या आएगा, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कभी भी चांसेस है इनके,
ठीक है ना, गलत हुआ। देख लो ए और बी में, ये बच्चे बहुत ही अच्छा। बेटा आप ए वाले लोग थोड़ा सा सोचना कि हाइड्रोजन को ऊपर क्यों रखा है, उसका रीजन आपको पता चल जाएगा। हाइड्रोजन को ऊपर क्यों रखा है उसके पीछे का रीजन पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन इसका 2 मोल बनेगा तो इसका 3 मोल जाएगा और इसका 1 मोल, ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है भाई। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ क्या होगा। इस क्वेश्चन को देखो और आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को देखिए और आंसर बताइए। इस रिएक्शन का निकालना है। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, K2/K1 आ जाएगा, K2/K1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपको इस रिएक्शन का निकालना है, तो 2D को क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन को रिवर्स करोगे। जैसे ही रिवर्स करोगे ये क्या हो गया, 1/K1 हो गया, 1/K1 हो गया। आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो, अच्छे क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाना है भाई, थोड़ा कॉन्सेप्ट ज्यादा लगाना है। एक अच्छा क्वेश्चन था यार, कहां गया मेरा, एसर्शन रीजन, हाँ ये था। ये क्वेश्चन देखिए, कल हमने पढ़ा था शायद, कैटलिस्ट क्या करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, जल्दी 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 जल्दी, बेटा जल्दी करो। कोई बात नहीं, पुल नहीं आया है, पुल का टाइम एंड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप ये देख लो, जैसे असर्शन क्या है इसमें गलत है, क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कैटलिस्ट के प्रेजेंस में वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू तभी चेंज होती है जब टेम्परेचर चेंज होता है। तो असर्शन ही अपने को फॉल्स है, और असर्शन ही फॉल्स है तो फिर आगे का क्या ही सोचना है। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया, देख लो बस। अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलते जाएंगे, आप एग्जाम हॉल में करते चले जाइए। एक और अच्छा क्वेश्चन है मेरे पास, और वो देखो, ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन पर दिमाग लगाओ। लॉग का कॉन्सेप्ट, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसी के ऊपर यूज कर दिया गया है। केपी और केसी का रिलेशन बताया गया है। इस रिएक्शन में गैसियस रिएक्शन है, केपी और केसी का रिलेशन बताइए, कौन सा सही है कौन सा गलत। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मतलब कोई पूछे ना, मजा आ जाए इस तरह क्वेश्चन। अगर एनटीए वाले एनएमसी वाले देख रहे हो तो उठा लो भाई ये क्वेश्चन। यकीन वालों को छोड़ के बाकी सब लोग साइड हो जाएंगे, बस यकीन वाले ही कर पाएंगे। ये क्वेश्चन देखो अपने पास, सारे के सारे गैसियस मोल्स हैं, ये सारे के सारे गैसियस मोल्स हैं, ये सारे के सारे गैसियस मोल्स हैं। केपी और केसी का रिलेशन बहुत प्यारा सा आएगा, केपी और केसी का रिलेशन बहुत प्यारा सा आएगा। आप सबको पता है Kp/Kc इज इक्वल्स टू नथिंग, आरटी की पावर क्या हो जाता है, डेल्टा एनजी। इस रिएक्शन में डेल्टा एनजी देख लो, इस रिएक्शन का डेल्टा एनजी क्या होगा सर, 2 - 5 कितना आ जाएगा, -3 आएगा। आरटी की वैल्यू कितनी आ गई, आरटी की पावर कितनी आ गई, -3 आ गया। आरटी की पावर -3 आ गई। अब कुछ नहीं करना, लॉग लेना है, लॉग लेना है। क्यों सर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, लॉग ही तो ले रहे हैं। लॉग दोनों साइड ले लीजिए, लॉग दोनों साइड ले लीजिए। आरटी की पावर -3 लॉग Kp/Kc, log Kp/Kc इज नथिंग -3 log RT आ जाएगा, और इसको मैं लिखूंगा log Kp/Kc। देख लो एग्जाम हॉल में आपको छोटा सा क्वेश्चन, सर कॉन्सेप्ट वही है, बस फॉर्मूला लिखने का तरीका या लिखने का प्रेजेंटेशन अलग कर दिया, लिखने का प्रेजेंटेशन अलग कर दिया। log Kp/Kc +3, अरे क्या हो गया, -3 था ना, ओके
1/RT ले रहा है, चलो कोई बात नहीं, 1/RT ले रहा है, ठीक है 1/RT कर रहा है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख सकते हैं लॉग 1/RT की पावर 1/RT की पावर 3 लिख सकते हैं। तो लॉग ये देखो, क्योंकि यहाँ पे सबका 1/RT है, KP अपॉन KC, लॉग KP अपॉन KC इज इक्वल्स टू 3 लॉग 1/RT, ठीक है। और लॉग फाइनली अब देखो इसमें लॉग KP अपॉन KC माइनस 3 लॉग 1/RT माइनस 3 लॉग 1/RT इज इक्वल्स टू 0। कितना हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा ही सुंदर सा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना, KP अपॉन KC का रेशियो निकालना है, बस उसके आगे लॉग लगाना है। इन्होंने 1/RT कर दिया, क्यों, -1 को इधर ला दिया, -1 इधर आ गया, तो लॉग पावर 3 आ गई, देख लो ये होती है। ये देख रहे हो कितना प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन बन रहा है अपने लाइफ में कि हाँ यार log 3 माइनस, जैसे मैंने भी देखा नहीं 1/RT लिखा है सब जगह, तो इसको क्या करना, 1/RT करना, आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो देख ले भाई, इजी क्वेश्चन को भी डिफिकल्ट बना सकते हैं, कैसे डिफिकल्ट कुछ तब, अरे वाह गुड, 55% जनता भी सही चल रही है यार, बहुत बढ़िया यार। मुझे लग रहा था कि हाँ भाई ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुक्का लग गया, लेकिन भाई ध्यान रखना अगली बार से कि भैया इस तरह क्वेश्चंस आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। चलो भाई अब एक काम करते, क्लास शुरू करते। कल हमने केपी और केसी का रिलेशन निकाल दिया था, कल हमने केपी और केसी का रिलेशन निकाल दिया था। आज एक लास्ट चीज निकालनी है, वो है केपी और केकाई का रिलेशन। केपी और केकाई का रिलेशन ध्यान से देखना, केपी और केकाई का रिलेशन। भैया केपी और केकाई में क्या रिलेशन होता है ये देख लेते हैं सब लोग। केपी का मतलब क्या है, सर कोई रिएक्शन है, अब आपको तो एक ही रिएक्शन बार बार लिखी जा रही है। चलो भाई आज की क्लास शुरू कर लेते हैं अब, ठीक है ना। रिलेशन, ये रिएक्शन दी हुई है, ये रिएक्शन दी हुई है, कल से हम लोग यही जानते हैं, ठीक है। हाँ जितने भी, जितने सही जितने गलत ना, आप बस ये देखो। मुझे कोई बच्चा बोल रहा है कि सर कहीं कहीं फंस जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस डाउन। देख भाई कॉन्फिडेंस क्लास में डाउन हो रहा ना चलेगा, क्योंकि देख मैं तुझे सिखाने आया हूं, मैं तेरे से क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं ना। तू ये सोचना कि तुझे अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं कराऊंगा तो कोई और पूछेगा एग्जाम हॉल में। सोचना अभी जो लॉग वाला क्वेश्चन करा, अगर मैं नहीं कराता तो कोई और करा देता ना बेटा, तो तू एग्जाम हॉल में फेल होके आता। तो इस तरह से मत लो कि अरे सर डिमोटिवेट हो जाते हैं, ये यार ऐसे करो फिर तो अच्छे क्वेश्चन पूछना ही बंद कर देंगे ना, कि यार बच्चा तो मतलब फ्रस्ट्रेट हो जा रहा है। इसलिए कराए जाते हैं कि यार हमें लगता है कि नहीं यार अपने बच्चे को अभी करा दो, अभी वो थोड़ा दर्द ले लेगा, लेकिन बाद में तो उसको एग्जाम हॉल में जाके फोड़ना ही है, इसलिए कराते हैं, ठीक है ना। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना है कि अरे सर मेरे गलत हो रहे हैं या नहीं सही हो रहे। आप ये सोचो कि आपको साथ साथ में चीजें फॉलो करनी, हो जाएगा, टाइम दो, चीजें अपने आप होंगी, डरो मत। ये देखो केपी लिखना है, केपी क्या होता है, प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, सर प्रेशर ऑफ बी की पावर बी। अब तुमने बोला सर केकाई क्या होता है, सर केकाई आपको ही पता है, काई ऑफ सी, काई ऑफ डी, काई ऑफ डी, काई ऑफ ए पावर ए, काई ऑफ बी पावर क्या हो जाएगा बी। सर केपी और केकाई का कैसे रिलेशन निकाल सकते हो सर आप केपी और केकाई का कैसे रिलेशन निकाल सकते हो। तो मेरे पास एक चीज आई, मैंने वंस अपॉन ए टाइम कोई तरीका पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पढ़ा था हम लोगों ने, कि सर गैस के केस में जब हम बात करते हैं, आइडियल गैस में, नॉन रिएक्टिव गैसेज में बात करते हैं, तो प्रेशर ऑफ ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल। सर व्हाट इज प्रेशर ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल। और अगर मैं बात करूं प्रेशर ऑफ सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। याद आ गया, यस और नो बताना भाई। अब देख लो सारी चीजें, इसीलिए बेटा अब पता चल रहा होगा कि फिजिकल केमिस्ट्री अब एक लिमिट तक आ चुकी है, अब पता चल रहा होगा। डाल्टन्स लॉ देखते ही तीन चीजें याद कर लेना दिमाग में, सर एक तो आइडियल गैस, किसके लिए, नॉन रिएक्टिव गैसेस मिक्सचर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इनटू पी टोटल, कर ले भाई। हाँ जिन लोगों को याद आ रहा है, मैं कल से बोल रहा हूँ कि अब चैप्टर्स का आपको पता चल रहा है कि हाँ सर ने अब कौन से, मतलब होता है ना जो पढ़ रहा है उसको पता है कि यार अब सर अलग लेवल पे मजा आ रहा है, जिनको पढ़ रहे होंगे उनको पता लगा हाँ यार सारे चैप्टर सब कनेक्ट हो रहे हैं, हर एक चैप्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में लिंक हो जा रहा है। तो यही है भाई, ये मजा मैं ना सबको देना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर क्या हो गया, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू पी टोटल। अगर मैं लिखना चाहूं, अगर मैं लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी इंटू पी टोटल पावर क्या हो गया डी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू पी टोटल पावर क्या हो गया ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू पी टोटल पावर क्या हो गया
बी, यही होगा शायद, यही होगा, यही होगा। अब देखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी पावर सी, मोल फ्रैक्शन ऑफ डी पावर डी, और यहां क्या लिख दूंगा, पी टोटल पावर कितना हो गया, सी प्लस डी। यहां देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पावर ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पावर बी, और यहां क्या लिख दूंगा, पी टोटल, पी टोटल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। सर इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, केपी इज इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, के काई इंटू पी टोटल, पी टोटल क्या हो जाएगा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। और इसी को हम लोग कल से पढ़ते आ रहे हैं, Kp इज नथिंग के काई इंटू पी टोटल, और पी टोटल की पावर किसके इक्वल हो जाएगी, डेल्टा एनजी के इक्वल, डेल्टा एनजी के इक्वल। अगेन डेल्टा एनजी क्या है, आपको पूरा रिलेशन याद नहीं करना, पूरा डेरिवेशन याद नहीं करना, बस याद रखिएगा कि सर वही रिलेशन डेल्टा एनजी क्या होगा, डेल्टा एनजी इज नथिंग नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ सर प्रोडक्ट माइनस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। Kp इज इक्वल्स टू के काई इंटू पी टोटल इंटू डेल्टा एनजी। अब ये भैया ये बात उनको समझ में ज्यादा अच्छे से आएगी, क्योंकि आपको पता है गैसेस के केस में ये रिलेशंस होल्ड होता है, इसीलिए हम लोग ये रिलेशन यूज कर सकते हैं। Kp इज इक्वल्स टू, प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल। आप ये फॉर्मूला बता दो। अब मुझसे कोई पूछ दे Kp इज इक्वल्स टू के काई कब होगा, चलो बताओ, Kp इज इक्वल्स टू के काई कब होगा, Kp इज इक्वल्स टू के काई कब हो सकता है, कब हो सकता है, ये कब होगा, चलो बताओ कब हो सकता है। सर डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी आ जाए, जब जीरो हो जाए, या फिर हम बोल दें कि सर जब टोटल प्रेशर ही कितना हो जाए, 1 हो जाए। सर याद रखिएगा, Kp इज इक्वल्स टू, Kp इज इक्वल्स टू के का ही हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा सर, डेल्टा एनजी जीरो, उस टाइम पे पी टोटल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उस टाइम पे पी टोटल कितना हो जाएगा, 1। यही दो कंडीशन है जहां Kp इज इक्वल्स टू के का ही हो जाए। दूसरा सर अगर डेल्टा एनजी सर ग्रेटर देन जीरो हो गया, तो अगेन Kp इज ग्रेटर देन के का ही। अगर डेल्टा एनजी अगर लेस देन जीरो हो गया, तो सर Kp इज लेस देन के का ही। ये सब चीजें तो कल भी करी है भाई, ये सब चीजें तो कल भी करी है। अब मैं तुम्हें एक बात बताऊं, एक चीज बताता हूं, एक लाइन लिखना चाहता हूं तुम लोगों के साथ, और उसके बाद हाँ उसके बाद पी टू ऑब्वियस है ना, या तो ये 1 हो जाए या फिर ये 0 हो जाए, किसी की भी ये वैल्यू 1 हो गई तो सर ऑब्वियस है उसकी पावर कुछ भी लगा दो, कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं। और डेल्टा एनजी अगर 0 हो गया तो प्रेशर टोटल कुछ भी हो, सब कुछ बराबर हो जाएगा। एक रिलेशन याद करो, अगर मैं एक लाइन लिखता हूं भैया, हाँ डेरिवेशन नहीं रखनी, आपको नोट्स में ये याद रखना है, बस काफी है, डेरिवेशन की जरूरत नहीं। ये देखिएगा थोड़ा ध्यान से, Kp इज नथिंग Kc RT की पावर डेल्टा एनजी, कल पढ़ा था। आज मैंने लिख दिया के काई पी टोटल की पावर डेल्टा एन लिख दिया, ये लिखा डेल्टा एनजी, यही है डेल्टा एनजी, यही फॉर्मूला था। अब मैं एक लाइन लिखना चाहता हूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलो एक बात बताना मुझे, एक बात बताना, अगर डेल्टा एनजी जीरो है तो सर उस केस में Kp लिखो चाहे Kc लिखो चाहे Kki लिखो, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, सबकी वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। सर जब भी आपका डेल्टा एनजी जीरो होना, याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर Kp कब लिखा है, Kc कब लिखा है, पता कैसे चलेगा। अगर बेटा डेल्टा एनजी जीरो है तो आंख बंद करके Kp दिया हो, Kc दिया हो, Kki दिया हो, सब एक साथ इक्वल कर सकते हो, कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। जैसे मान लो कोई रिएक्शन लिखी, जैसे इस रिएक्शन की बात करूं, अब ऐसी रिएक्शन लिखी हुई है, 2HI गैस डिकम्पोज हो रहा है H2 प्लस I2 में, H2 गैस प्लस I2 गैस में, ऐसे डिकम्पोज हो रहा है। अब सर इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एग्जाम हॉल में कभी नहीं बोलेगा, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेगा। अब वो जानता है कि समझदार बच्चा जो होगा उसको पता है इसका डेल्टा एनजी कितना है, इसका डेल्टा एनजी कितना है। मान लो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू x दे दी, सर इसका Kp बोले चाहे Kc बोले चाहे Kki बोले, कुछ करना ही नहीं सर। इस केस में डेल्टा एनजी जीरो है, जहां डेल्टा एनजी जीरो हुआ उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, सर सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे वहां पे ध्यान रखना, वहां मत बोलना अरे सर आपको कैसे पता चल गया Kp होगा कि Kc होगा। अरे भाई मेरी मर्जी है,
मैं अपनी आजादी से कर सकता हूं सर, केपी केसी के का सब क्या हो जाएंगे बराबर। क्यों? क्योंकि सर इसका डेल्टा एनजी क्या है, इसका डेल्टा एनजी क्या है, जीरो है। जब डेल्टा एनजी आपका जीरो है तो उस केस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो भी वैल्यूज दी हो तीनों के लिए वैलिड हो जाएगा, ध्यान रखना। ओके हाँ, अब कोई अपने अपने हिसाब से, जैसे कोई बोल दे सर हर एक जगह नहीं, ऑब्वियस हर एक जगह नहीं होगा। जैसे अगर तुम्हें ये एग्जांपल दे दूं कि सर PCl5 गैस है, ये डिकम्पोज हो रहा है, PCl3 गैस, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, अगर ऐसे डिकम्पोज हो रहा है, अगर ऐसे डिकम्पोज हो रहा है तो सर यहां पे आप नहीं बोल सकते। इस केस में डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी होगी सर, 1 होगी। और यहां पे Kp इज नॉट इक्वल्स टू Kc इज नॉट इक्वल्स टू Kki, यहां पे आप नहीं बोल सकते। इसमें तीनों अलग लगाएंगे, क्यों? क्योंकि सर यहां डेल्टा एनजी 1 है, यहां पे नहीं होगा, यहां पे नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तो देख लो सर तीनों इक्विलिब्रियम, कल हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना सीखा, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा है भाई साहब, हमने लॉ ऑफ मास एक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के तीनों अलग अलग के तरीके देख लिए, इक्विलिब्रियम के कांस्टेंट के फैक्टर्स देख लिए। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताना चाहता है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताना क्या चाहता है ये भी आज पता चलेगा। हाँ ये भी आज पता चलेगा। हाँ भाई देखो, अभी अभी तो चीजें शुरू हुई हैं, अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है भाई, अभी तो केमिकल है, उसके बाद आयनिक है, यही तो फ्लो है। जब मेंटेन हो जाएगा मजा आना शुरू हो जाएगा। ये देख, एक बहुत खतरनाक चीज बताऊं, बहुत डिफिकल्ट है, बोलो तो बताता हूं। हाँ बता, अब भाई न्यूमेरिकल आएगा ना, रुक जा, जब न्यूमेरिकल आएगा तो अभी आज आ जाएगा, आज लास्ट तक न्यूमेरिकल आएगा, नहीं तो अगली क्लास में तो शानदार न्यूमेरिकल आएगा, डोंट टेंशन मत ले। और ध्यान रखना बहुत हार्ड है वो सब, देख रहे हो कितना हार्ड, ये सब कितना हार्ड हार्ड चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे खुद को लग रहा है बहुत हार्ड चल रहा है। देख लो, अरे देखो तो सही, ये देख, अब मैं इतना डिफिकल्ट चीज पढ़ाऊंगा भाई साहब, देखो क्या। अच्छा यूनिट निकालने आता है, निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। अरे देख ले भाई, यूनिट निकालने को बोल दिया भाई साहब। अगर यूनिट निकालना है, मान लो कोई रिएक्शन दी हुई है, कोई भी रिएक्शन दी हुई है, अब यूनिट निकालने को बोला जाए तो यूनिट कैसे निकालते हैं? मान लो ऐसे दे दिया 4a प्लस 3b दैट गिव्स सर 2c प्लस 4d, ऐसे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का यूनिट निकालना है। अगर मुझसे किसी ने बोल दिया कि सर इस रिएक्शन का यूनिट निकालना है, पहले यूनिट ऑफ केसी की बात करता हूं, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस में, कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। क्या करोगे सर, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट लोगे सर, यहां पे मोल्स पर लीटर लोगे, इसकी वैल्यू कितनी लिखोगे 2, यही लिखोगे ना भाई। अब देख लो यार, कोई ऐसा मत बोल देना सर आपने कैसे कर दिया, यार देख ले, ऐसे तो मैं लास्ट में सीधा फॉर्मूला लिखवा दूंगा, लेकिन हाँ ये देखो ऐसे लिखूंगा तो सर यहाँ पे यूनिट क्या लिखूंगा, मोल्स पर लीटर, सर ऊपर ये देख लो कितना आ गया 6, और नीचे क्या आ गया मोल्स पर लीटर, पावर कितना आ गया 7। सर इसका भी कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट तो सेम ही होगा, इसका भी यूनिट सेम होगा, दोनों का सेम हो गया, तो सर इस केस में आपको आंसर क्या आ जाएगा, मोल्स पर लीटर सर 6 - 7 यही आएगा शायद, 6 - 7। ये 6 - 7 क्या है, तो कुछ नहीं, आगे से ध्यान रखना, यूनिट ऑफ केसी कुछ नहीं होता, यूनिट ऑफ केसी कुछ नहीं होता, किसी भी रिएक्शन में हो ध्यान से देखना, यूनिट ऑफ केसी कुछ नहीं, आप कॉन्सेंट्रेशन का। ठीक है भाई, चल रहा लाइव गया। अब चैट नहीं आ रहा। चलो भाई,
तो हम लोग बात कर रहे थे कि यूनिट ऑफ केसी निकालने की। यूनिट ऑफ केसी क्या है? तो कुछ नहीं, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कर दो, प्रोडक्ट के मोल्स माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कर दो। प्रोडक्ट में कितने मोल्स है? 6, माइनस रिएक्टेंट के मोल्स कर दो, यही क्या आ जाएगा? आपका यूनिट ऑफ केसी आ जाएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में जाएंगे आप डेल्टा एन निकाल के चेक कर लो, प्रोडक्ट के मोल्स होंगे माइनस रिएक्टेंट के मोल्स आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अरे ठीक है भाई, कुछ चीजें होती हैं कभी कभी ना, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ही भरोसा नहीं करना है, ठीक है ना। हाँ चलो, ये देखो, अगर यही केसी की बात की जाए, यूनिट ऑफ केसी की बात की जाए, अगर इसी रिएक्शन में मान लो सेम रिएक्शन दे दिया, अगर मैंने सेम रिएक्शन दे दिया, तो यहां पे सेम रिएक्शन अगर गैसेस के लिए दे दिया, तो तुम्हें भी पता है गैसेस के केस में क्या करोगे सर? यूनिट ऑफ केपी निकालने जाओगे, यूनिट ऑफ केपी में क्या लिखोगे सर? प्रेशर ऑफ सी की पावर 2, प्रेशर ऑफ डी की पावर 4, प्रेशर ऑफ ए की पावर 4, प्रेशर ऑफ बी की पावर 3, प्रेशर ऑफ बी की पावर 3। सर क्या हो जाएगा? एटीएम ले लेते हैं, या प्रेशर जो भी यूनिट का हो। एटीएम का प्रेशर कितना? 6, यहाँ एटीएम का प्रेशर कितना हो गया सर? 7। फाइनली मेरा आंसर कितना आएगा? एटीएम की पावर 6 - 7। यहां से भी मैं एक फॉर्मूला लिख सकता हूं, एंड दैट इज यूनिट ऑफ केपी। अगर लिखना है तो वो क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर, जो भी प्रेशर का यूनिट हो उसकी पावर डेल्टा एनजी। यूनिट ऑफ प्रेशर, उसकी पावर क्या लिख दूंगा सर? उसकी पावर डेल्टा एनजी लिख दूंगा, और ये देख लो, ये भी क्या हो जाएगा? वेयर डेल्टा एनजी इज where delta Ng is number of gaseous moles of product minus reactant, number of gaseous moles of product minus reactant। तो ये ध्यान रखना, अगर Kp का यूनिट पूछे, Kc का यूनिट पूछे, जिसका भी यूनिट पूछे भैया निकाल सकते हो। इसके केस में कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, और यहां पे डेल्टा एनजी। कोई बोले सर डेल्टा एन और डेल्टा एनजी सेम नहीं लिख सकते? नहीं भैया, प्रेशर के केस में गैस लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं। ये याद रखिएगा, यहां गैसियस मोल्स का होना जरूरी है, ये ध्यान रखिएगा। और कोई बोल दे सर आपने केपी बता दिया, केसी बता दिया, केपी का यूनिट आपने बता दिया यूनिट ऑफ प्रेशर डेल्टा एनजी, या फिर इसका बता दिया कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे प्रेशर की पावर ऐसे लिख देता हूं, प्रेशर की पावर कितना लिख दिया आपने? डेल्टा एनजी। यहां पे कॉन्सेंट्रेशन की पावर आपने कितना लिख दिया? डेल्टा एन लिख दिया। और ये क्या होगा? के काई, और के काई क्या होगा सर? सीधा सीधा लिख दूं, यूनिटलेस होता है। के काई क्या होता है? सीधा सीधा यूनिटलेस होता है। देख ले भाई, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट क्या होगा? के का ही क्या होगा? मोल फ्रैक्शन का यूनिट होता है क्या? मोल फ्रैक्शन क्या था? याद कर, मोल फ्रैक्शन क्या था? उसका तो कोई यूनिट ही नहीं था ना भाई, तो उसके केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है। केपी और केसी, के काई क्या होगा? यूनिटलेस। तो ये देख ले, यूनिट ऑफ केसी के लिए क्या करेगा? कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन, और केपी के लिए क्या करेगा? प्रेशर की पावर डेल्टा एनजी। दैट इज द शॉर्टकट, ये याद रखना। एग्जाम हॉल में ये तुम्हारे साथ जाएगा, अब सब सही चल रहा है भाई, फालतू का टाइम मत वेस्ट कर, ठीक है। ये सब सही, अब चैट वैट सब सही चल रहा है, ठीक है। जो लोग का बीच में कनेक्शन मेरा मतलब रिज्वाइन कर लो, ठीक है। यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहा था, वो यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? हाँ, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते रहो, बस ये कॉन्सेंट्रेशन का चेंज देख लो। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, अब ये क्वेश्चन दिया है, लिखा हुआ है होमोजीनियस गैस रिएक्शन, मतलब ये भी गैस है। होमोजीनियस का मीनिंग सबने पढ़ा है, अब बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा सर? होमोजीनियस गैस रिएक्शन है, अब यहाँ पे केसी केपी सबका यूनिट बता सकते हो? इस रिएक्शन में केसी केपी सबका यूनिट बता सकते हो? इस रिएक्शन में केसी केपी का यूनिट क्या होगा? चलो भाई पोल कर देता हूं, बता दो क्या होगा जल्दी।
क्या निकलेगा, केसी का यूनिट क्या निकलेगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट, कॉन्सेंट्रेशन की पावर, कॉन्सेंट्रेशन की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है, तो सर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल्स। प्रोडक्ट के मोल्स कितने हैं सर, 6 + 4 कितने हो गए 10, माइनस रिएक्टेंट के कितने हैं 9। सर कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन की पावर कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी क्या, 1 हो जाएगी क्या। तो ये रहा भैया आंसर, क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। 10 - 9 क्या आंसर आ जाएगा, ए। 85% जनता आ तो गई, सारी जनता वापस यार, ठीक है। हाँ आजकल पता नहीं थोड़ा टेक्निकली इशू बहुत चाहते हैं, 15 अगस्त भी आ रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ मतलब रहता है, ठीक है। चलो तो ये अपने पास देख लो, कंसंट्रेशन की पावर क्या है 1 आ जाएगी, ओके। अगला क्वेश्चन कोई दे दे, ऐसा क्वेश्चन कोई दे दे, चलो इसका आंसर बताओ। ये मुझे नहीं आता, मैं इसका आंसर सीधा बताऊंगा, मैं एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा। मुझे इसका आंसर बताओ, केपी का आंसर बताओ, यूनिट ऑफ केपी बताओ, यूनिट ऑफ केपी बताओ क्या होगा, यूनिट ऑफ केपी क्या होगा, जल्दी। क्या होगा, गुड। चलो भाई 83% जनता, एटीएम की पावर 2 आ गई, हो गया, ये तो रहा, बहुत है इसमें, अब क्या ही इसमें टाइम वेस्ट करे भाई। यूनिट ऑफ केपी आ गया, यूनिट ऑफ केसी केपी आपने निकाल दिया, यूनिट ऑफ केसी केपी आपने निकाल दिया, हो गया, हो जाएगा सर, श्योर हो, डन, बहुत बढ़िया। चलो तो मेरे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो गया है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ बहुत सारा गेम कर लिया यार, खेल लिया, उसके साथ रिएक्शन मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, भाई तूने सब कुछ कर दिया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एक बार पूछ तो ले कि तू बताना क्या चाहता है भाई, तुम करना क्या चाहते हो, बताना क्या चाहते हो, बता तो दो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कुछ बताना चाहता है, सुन लेते हैं उसकी बात, उसकी भी बात सुनते हैं, और उसकी बात क्या बोलना चाहता है, वो क्या बोलना चाहता है, उसका एप्लीकेशन क्या है, ये तो पता चल गया। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेचारा 3 तरह का होता है, केसी केपी के काई। सर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये इस पे डिपेंड करता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, कहानी तो बहुत सुन ली, उसके बारे में तो जान जाओ कि भैया एप्लीकेशन क्या है, तेरा जिंदगी में क्या बताना चाहता है। पहली चीज जो बताना चाहेगा वो ये बताता है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, प्रिडिक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, सब कुछ बताएगा। और बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, मैं पहले बता रहा हूं, इतना डिफिकल्ट नहीं समझा होगा तुम लोगों ने कभी भी नहीं, ठीक है ना, कभी भी नहीं, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, आप डिफिकल्ट बोल के मुझे खुद हंसी आ जाती है, नहीं नहीं बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, हंसना मत, सुनना, बहुत डिफिकल्ट नहीं है, है। चलो ठीक है, ये देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है सर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। चलो मुझे एक बात बताना, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हारा ज्यादा है, तो इसका मतलब किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, चलो बताओ। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मुझे इसी से पता चल जाएगा, ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की, बताओ। प्रोडक्ट की ज्यादा होगी या रिएक्टेंट की, किसकी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की ज्यादा होगी, क्यों, अरे सर सीधी सी बात है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब ज्यादा हो सकती है, जब प्रोडक्ट ज्यादा हो। अच्छा प्रोडक्ट ज्यादा हो, प्रोडक्ट ज्यादा हो, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कम है, मतलब रिएक्टेंट ज्यादा है। तो भाई ये क्या बताना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत डिफिकल्ट है। पहले कैसे कैसे लोग आंसर देते हैं बताओ, पहले ही बता दिया प्रोडक्ट ज्यादा है, मैं अभी इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट सोच रहे हो तुम लोग, पहले ही आंसर, अब मैं क्या बताऊं तुम लोगों को, पहले ही बता देते कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट्स है। अब एक बात बताओ, किसने बोल दिया सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ना मेरा सर 1000 है, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, एक बार ध्यान से सोचना, रटना मत बेटा,
1000, अरे नहीं 1000 मत लिखो सर, इसको ना थोड़ा डरावने वाला लिख देते, 10 की पावर 3 लिख देते हैं, कितना डिफिकल्ट लग रहा है ना, 10 की पावर 3 लिख देते हैं, या 1000, चलो दोनों लिख दिया। सर ये 1000 लिख दिया, इसका मतलब क्या होगा? 10 की पावर 3 लिख दिया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1000 है, इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। इसका मतलब यह है कि रिएक्टेंट का अगर 1 मोल है इक्विलिब्रियम पे, अगर रिएक्टेंट का 1 मोल है तो प्रोडक्ट के 1000 मोल्स होंगे। यही कहना चाहता है ना कि अगर रिएक्टेंट का 1 मोल है, प्रोडक्ट के क्या होंगे, 1000 मोल्स होंगे। यही कहना चाहते हो ना भैया? इस केस में तुम क्या बोलना चाहते हो कि एट इक्विलिब्रियम सर प्रोडक्ट के मोल्स बहुत ज्यादा हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। देख रहे हो, ये समझ में आ रहा है? समझ, बहुत डिफिकल्ट है ये सब, अरे बहुत डिफिकल्ट है भाई, 1000 टाइम्स ज्यादा है। अरे सर प्रोडक्ट ज्यादा है सर रिएक्टेंट से, इसका मतलब क्या है कि सर रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या है, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट एट कंप्लीशन, रिएक्शन इज ऑलमोस्ट नियर कंप्लीशन। सर कंप्लीट होने वाला है, तभी तो इक्विलिब्रियम आया है। आपका इक्विलिब्रियम कब आया है? जब रिएक्शन में रिएक्टेंट बेचारा 1 बचा, प्रोडक्ट 1000 बन गए, अब सर इक्विलिब्रियम आया। ऐसे इक्विलिब्रियम का क्या फायदा, ऐसे इक्विलिब्रियम का क्या फायदा? तो देख लो। अरे नहीं सर ऐसे थोड़ा ही ना, आप इतना आसान कैसे बता सकते हो? 1 अपॉन सर अगर मैं लिख दूं 1/1000 लिख दूं, या फिर 10 की पावर -3 लिख दूं, अब बताओगे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को रटना मना है सर, सीधा सीधा बताइए। ये देख लीजिए इस केस में एट इक्विलिब्रियम क्या मिल रहा है, एट इक्विलिब्रियम सर रिएक्टेंट बहुत ज्यादा हो गया है सर, किससे, प्रोडक्ट से। कैसे सर? देखो ना, प्रोडक्ट कितना है 1 मोल, रिएक्टेंट कितना है 1000, मतलब सर यहां इक्विलिब्रियम कब आया है? रिएक्शन अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ, रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ और आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। जैसे कुछ लोगों के साथ होता है। इक्विलिब्रियम याद है पहले दिन मैंने क्या बताया था? अरे पढ़ते पढ़ते जो सैचुरेशन आता है, पढ़ते पढ़ते जो सैचुरेशन आता है उसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं भाई। तो कुछ लोग होते हैं एक पेज पलटते हैं, हाँ भाई एमबीबीएस हो जाएगा तो फिर ना मैं गाड़ी लूंगा, फिर मैं एक एक पेज पलटते। कुछ लोग होते हैं रिएक्शन जैसे ही स्टार्ट हुआ इक्विलिब्रियम आ जाता है, सर सैचुरेशन आ गया, सर थोड़ा ब्रेक चाहिए, 1 घंटा हुई पढ़ाई नहीं हुई सर ब्रेक दे दो, छुट्टी छुट्टी करके मैसेज करना शुरू कर देते हैं। आता है भाई, कुछ लोगों का इक्विलिब्रियम जल्दी आ जाता है, कुछ लोगों का इक्विलिब्रियम क्या होता है, सिलेक्शन होने के जस्ट नजदीक होते हैं ना। जैसे कुछ बच्चों के साथ क्या होता है, जब सिलेक्शन के पास पहुंचते हैं ना, अब हमें पता होता है अंदर से टीचर्स को यार इसका सिलेक्शन हो जाएगा, फिर बोलेंगे सर डर लग रहा है, अजीब सा लग रहा है सर, अजीब सा लग रहा है, डर लग रहा है, पता नहीं सर इस साल नहीं होगा, मैं सोच रहा हूँ सर अगले साल का यकीन ले लूँ क्या, या खजाना खरीद लूँ क्या, अगले साल सर फिर से अच्छे से तैयारी करो। हमें पता होता है। कुछ लोगों का इक्विलिब्रियम यहाँ आता है। तो सर एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या बताना चाहता है? अच्छा एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसको, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट एक और बताना चाहता हूं। एक बात बता, यहां प्रोडक्ट के मोल्स ज्यादा बने एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, इसका मतलब सर ये एक चीज और बताएगा क्या, विच वन इज मोर स्टेबल? सर पहले केस में, इस केस में जो ये लाइन है ये क्या बताना चाह रहा है? अगर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका हाई है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। यही होगा ना भाई, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे मैं बोल सकता हूं सर प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन प्रोडक्ट, या मैं रुक जाऊं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मैं एक पॉइंट लिख देता हूं, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाई है तो इसका मतलब क्या होगा, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। किसी को दिक्कत? अरे ज्यादा स्टेबल होगा तभी तो बना भाई रिएक्टेंट से। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी का कम हो गया तो मतलब रिएक्टेंट क्या होगा, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। ये सब देख रहे हो कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है। सर क्या हार्ड पढ़ाते हो यार आप, हाँ कितना तो मुझे गाली दे रहे होंगे भाई, कितना डिफिकल्ट पढ़ा दिया, इतना थोड़ी ना सोचना था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कल से पढ़ाया जा रहा है, कल से पढ़ाया जा रहा है। एप्लीकेशन में देख ले भाई, तुझे पहले ये बता रहा हूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बहुत हाई लेवल पे पहुंच गया ना तो इसका मतलब क्या है, सर सारा प्रोडक्ट बन चुका है, रिएक्टेंट थोड़ा बहुत बचा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है। और अगर 1/1000 हो गया तो रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया होगा। ऐसा क्यों हुआ सर? यहां प्रोडक्ट ज्यादा क्यों बना? बिकॉज प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल था। यहां प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा, क्यों? क्योंकि सर रिएक्शन जो है सर स्टेबल कौन है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है। हो जाएगा? अरे श्योर हो, पक्का? अरे भाई ठीक है, प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो? श्योर हो? एनसीईआरटी में एक डिफिकल्ट सा चार्ट बनाया, बहुत डिफिकल्ट चार्ट बनाया भाई साहब। अबे भाई तो एक बोल रहा है सर यहां प्रोडक्ट को लेस स्टेबल नहीं लिख सकते,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सॉरी सर, सॉरी, हमसे गलती हुई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लेस होगा तो हमारे एक बच्चे का डिमांड आया है कि रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल के बदले लिख सकते हैं प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। बहुत बड़ी बात बोली, सॉरी सर, हमसे गलती से नहीं निकला। आप बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आप यही सोचिए, ठीक है ना? बस आप समझ गए ना, ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो कहाँ गया, देखो ये देखना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बाद। अच्छा एक चीज और, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से अब एनसीईआरटी देखो कितनी खतरनाक बात हो रही है। एनसीईआरटी देखना, हाँ एनसीईआरटी देखना भाई। अरे यार तुम भी, हे भगवान, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक तो ऐसे लिखते जैसे मैं टाइपिंग कर रहा हूँ यार। ओ भगवान, धन्य है, कहाँ थे गुरु आप लोग, कहाँ थे आप लोग? चलो, अब किसी के दिमाग में आया कि सर अगर ये 1000 और 10,000 या 1000 और इसकी बात कर रहे, हाँ ठीक है, अरे भावनाओं को समझ जाना भाई, तुझे समझाना चाहता हूँ वो समझ जा। कल को तू बोलेगा सर ये उड़ता हुआ तीर कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, इतनी भाई चीजें समझ जाना यार प्लीज, ठीक है? और तो उसे नहीं है ना टाइपिंग एरर, फीलिंग, हाँ चल। ये देख, अब मैं तुझे क्या बताना चाह रहा, मैं ये बोलना चाह रहा था कि अगर बीच में आए 1000 से ज्यादा हो गया तब तो हम मान लेंगे कि भाई रिएक्शन कंप्लीशन पे, रिएक्शन अगर 1/1000 है तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसके बीच में है तो इसका मीनिंग क्या होगा? एनसीईआरटी में देखना कितनी खतरनाक बात, एनसीईआरटी पता है इशारों में बात करता है, वो जो होता है ना इशारों इशारों में बात चल रही होती है, गाने चल रहे होते हैं, वो ऐसा चल रहा होता है। ये देखना एनसीईआरटी का ये बॉक्स है, एनसीईआरटी का ऐसे एरो है, ये तीर देख रहे हो, ये तीर देख रहे हो सर, यहां पे अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, अगर केसी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है तो रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां है? कंप्लीशन पे है। रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां है? कंप्लीशन पे है। सर रिएक्शन ऑलमोस्ट कहां है? कंप्लीशन पे है। और अगर इनके बीच में है, अगर इनके बीच में है, इस रेंज में है, अगर इस रेंज में है तो उसमें क्या बोलेंगे कि सर इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों होंगे। और अगर केसी की वैल्यू बहुत छोटी हो गई तो उस केस में क्या बोला जाएगा? रिएक्शन हार्डली प्रोसीड कर रहा है। यहां पे देखोगे इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर लेते हैं, चलो इक्विलिब्रियम मिक्सचर, एनसीईआरटी की लाइन है बेटा ये, इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात कर ले तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? यहां का इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट मिक्सचर में क्या होगा सर? रिएक्टेंट ज्यादा होंगे, रिएक्टेंट्स मेजर होंगे, यहां पे क्या होंगे? रिएक्टेंट्स प्लस प्रोडक्ट होंगे, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट होंगे, और दोनों के दोनों जो होंगे ये क्या होगा? ये भी सिग्निफिकेंट होगा, इसकी वैल्यू सिग्निफिकेंट होगी, इसकी वैल्यू क्या होंगी? दोनों सिग्निफिकेंट होंगे, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, ये भी होगा। यहां मेजर कौन होगा? रिएक्टेंट, और बेचारा प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट कितना बनेगा? इनसिग्निफिकेंट होगा भाई, इसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। इसके केस में इक्विलिब्रियम मिक्सचर में यहां कोई पूछ नहीं रहा होगा। इधर आओगे, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो गई तो सर यहां प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा, और प्लस रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट। अगर कोई पूछ दे तो सर यहां पे आप बोल सकते हो कि सर यहां पे जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा उसमें मोस्टली क्या होगा? प्रोडक्ट। यहां पे इक्विलिब्रियम मिक्सचर होगा उसमें मोस्टली क्या होगा? रिएक्टेंट। हो गया। एक बोल रहा है एनिमेशन, हाँ बेटा बहुत एनिमेशन की जरूरत है। देखो 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 देखो, तीर जा रहा है, 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 एक्सट्रीमली लार्ज पे पहुंच गया। शुरुआत में रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, वहां पर रिएक्टेंट ज्यादा थे, प्रोडक्ट कम थे, धीरे धीरे दोनों सिग्निफिकेंट हुए, और एक टाइम आया जहां पे क्या हो गया? प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, रिएक्टेंट बहुत। अरे बहुत हार्ड क्वेश्चन आते हैं, तुझे पता है? हार्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अरे 10 की पावर -3 से, अच्छा इसको हजार ही बोलते हैं यार, 10 की पावर 3 है, क्या बात कर रहा है? ठीक है, हजार ही बोलते हैं भाई। देख तो सही है अपने पास, अब इसके हार्ड क्वेश्चन दिखाता हूं तुझे जो, अरे एग्जाम हॉल में आया भाई इसका क्वेश्चन, इतना तगड़ा क्वेश्चन आ गया ना, तुम सोच नहीं सकते हो। नीट का एक क्वेश्चन अपने पास, सोचो ना, ये क्वेश्चन दे दिया, बोला कि भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे तो देखते हैं अजीब सा लग रहा है, तुम लोग बता दो। मुझे तो नहीं आ रहा भाई ये, ना ना, एक ये सर न्यूमेरिकल नहीं, न्यूमेरिकल नहीं देते। एक लिख रहा है तुम मेरे बीएफ बनो, अरे भाई साहब, और नाम भी लड़कों, हे भगवान कैसे कैसे लोग आए हैं भाई, तुम मेरे बीएफ बनोगे।
भाई थोड़ा सही से पूछ ले यार, नए जमाने में तू ऐसे पिकअप लाइंस मारेगा, ऐसे बोलेगा तू डायरेक्ट? इसमें भी संस्कार नाम की चीज है। ऐसे कोई कोई पूछता है क्या किसी से, जिससे भी तू लगा पड़ा है? ऐसे कोई पूछता है इतना डायरेक्ट? कैसे? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते ही बच्चे ने पूछ दिया कि तुम मेरे बनोगे। ठीक है, ठीक है। क्या होगा सर? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देखो भाई साहब, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 12 है, 10 की पावर 12। सोच रहे हो भाई साहब, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट होगा। सर इसमें इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हो क्या तुम लोग? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर सकते हो? एक स्पैमर बोल रहा है सर क्या पूछा भाई, तुझे ये भी नहीं समझ में आया? हे भगवान, कि सर वो लड़का क्या पूछना चाह रहा है, बीएफ का मीनिंग बताइए। हे भगवान, बेटा देख लेना कभी, ऐसा ना हो कि कोई कहीं पे पता चला कि कोई मैसेज आ रहा है और तुम खुश हो गए, कोई एक मैसेज आया आई लव यू टू, और तुम खुश हुए जा रहे हो, उसके ऊपर तुमने देखा ही नहीं कि सामने वाले ने लिखा है उस पर फॉरवर्डेड, सामने उसके मैसेज के ऊपर लिखा है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। ठीक है, अब पता चला तुम पूरे दोस्तों को बता रहे हो कि हाँ भाई देखो भाई अपना तो सेट हो गया मामला, तुमने देखा ही नहीं ऊपर लिखा हुआ है फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। अलग ही लेवल पे बोल रहा है कि हाँ बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने इसका आंसर क्लियर भी किया कि सर बीएफ मतलब बेस्ट फ्रेंड। यस यस यस, वी गॉट दैट। हाँ बेस्ट फ्रेंड, यस यस। वी, अरे हम तो उसी की बात कर, तुम्हें कुछ और लगा क्या? कैसी बात कर रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? ठीक है। ठीक है, चलो चलो। हाँ, इधर इक्विलिब्रियम चल रहा है, उधर वो बेचारा अपना बेस्ट फ्रेंड खोजने आया, कोई दिक्कत नहीं है, बेस्ट फ्रेंड खोजने के लिए भी अच्छी जगह है ये। ठीक है, स्पैमर होगा तो बेचारा चला जाएगा, बोलेगा अभी टीचर ही मजे ले रहा है। ठीक है, मैं तो आया था किसी और से मजे लेने। देखो यार, अच्छा देखो डिफिकल्टी क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई। अच्छा एक बात और बताओ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इतना हाई होगा तो प्रोडक्ट मोस्टली होगा, रिएक्टेंट ऐसा कोई बोले रिएक्टेंट होता ही नहीं है, नहीं भाई, सिमिलर अमाउंट तो नहीं होगा, रिएक्टेंट मोस्टली लिखा है, कोई ये बोले सर रिएक्टेंट जीरो हो जाए, नहीं रिएक्टेंट जीरो नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, रिएक्टेंट तो होगा ही। बिना इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही होना जरूरी है। यहां पे वर्ड लिखा है मोस्टली प्रोडक्ट, इसलिए मैंने टिक कर दिया, ऐसा नहीं कि रिएक्टेंट जीरो ले लेंगे, नहीं, हाँ थोड़ा कम होगा लेकिन रिएक्टेंट होगा। ठीक है, अब किसने ये क्वेश्चन दे दिया भाई साहब, बहुत डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल? विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज मोस्ट स्टेबल? सर नाइट्रोजन का ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड है, ये सर सबको तोड़ तोड़ के सबका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, यूनिट्स देख के आपको पता भी चल रहा होगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग यूनिट्स है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है। पूछ रहा है सर किसका स्टेबिलिटी ज्यादा है? याद करना, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा होता है उसका प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, तो मतलब जिसके टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? ज्यादा। चलो तुम पहले कर लो। अरे यार उसका आंसर नहीं बताया ना, इसका आंसर था सी, इसका आंसर था सी। स्पैमर के चक्कर में हम लोग भी रह गए यार। 80%, बहुत बढ़िया। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। अरे यार कहाँ जा रहा है? इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? क्या होगा? फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स। चलो इसका आंसर बताओ जल्दी। यहां पे देखोगे तो जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा, उसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर ज्यादा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल हो गया। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर कम है तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा। तो भैया इस कॉन्सेप्ट को लगा दो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तुम्हें क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, किसकी? रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की? सर आपको रिएक्टेंट का चाहिए। आपको किसका चाहिए? रिएक्टेंट का चाहिए। आपको किसका चाहिए? रिएक्टेंट का चाहिए। तो भैया रिएक्टेंट का क्या होगा? रिएक्टेंट का कौन सा ज्यादा होगा? रिएक्टेंट का कौन सा ज्यादा होगा ये देख ले भाई, रिएक्टेंट का क्या ज्यादा होगा?
रिएक्टेंट में कौन सा सबसे कम किसका है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सबसे कम किसका है, ए का होगा। सबसे कम किसका होगा, ए का होगा। तो ए के केस में निकाल दो, ए के केस में निकाल दो, ए के केस में निकाल दो। तो क्या हो गया, आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देख लो, कुछ लोग फंस गए, कुछ लोग उल्टा सोच गए, कुछ लोग अरे प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए भाई, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए अपने को, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी नहीं चाहिए हमें, ये ध्यान रखना, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी हमें नहीं चाहिए। हो जाएगा, बढ़िया। चलो, तो अब मुझे पता चल गया कि सर एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन पता चल गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का पहला एप्लीकेशन पता चल गया कि मैं ये बता सकता हूं कि स्टेबिलिटी किसकी कितनी ज्यादा है, प्रोडक्ट ये इक्विलिब्रियम का मिक्सचर कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बता सकता हूं, इक्विलिब्रियम का डायरेक्शन बता सकता हूं, ये चीजें कर सकता हूं। अब मुझसे किसने पूछ दिया कि सर, अगर मुझसे किसने पूछ दिया कि सर एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन बताइए कितना हुआ, एक बोला तो प्रोडक्ट का, एक बात बता, प्रोडक्ट का थोड़ी ना चेंज करेंगे भाई, प्रोडक्ट का थोड़ी ना चेक करेंगे। तुम एक बात बताओ, तुम पूछ रहे हो सर ये ज्यादा स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, ये स्टेबल, तो तुम इसको देखोगे ना, रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देखोगे ना। प्रोडक्ट में तो सबका नाइट्रोजन ऑक्सीजन बन रहा है भाई, कहां लिखा है रिएक्टेंट, ओके क्या होगा, मोस्ट स्टेबल बोल रहा है ना भाई, मोस्ट स्टेबल बोल रहा है। मोस्ट स्टेबल का मतलब क्या होता है सर, जिसके टूटने की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसी का ज्यादा है, इसका मतलब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। प्रोडक्ट थोड़ी ना स्टेबल देखना हमें, हमें तो रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी देखनी है। कर लो भाई, हाँ चलो, कोई नहीं कोई नहीं, होता है होता है, कभी कभी गलत आदमी सोच लेता है, उल्टा सोच लेता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। बस आप ये देख लो कि हाँ भाई मुझे चीजें साथ में समझनी है। सेकंड एप्लीकेशन देखना, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। और यहां से अब जिंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है, जिंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है, ठीक है, जिंदगी में कुछ नया शुरू हो रहा है। क्या, तो ये देखना, हे भगवान, एक बोल रहा है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, बोल अब भैया तो इसको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन नहीं तो क्या बोलते हैं, क्या भाई यार तू संगति का असर पड़ रहा है क्या, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, यही होगा ना, ये मल्टीपल, क्या बात कर, ये सारे ऑक्साइड जो होते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स हैं, ये सारे ऑक्साइड्स लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। चलो, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन मतलब सर अब ये बताना है मुझे कि इक्विलिब्रियम आप अचीव कर पाए हो या नहीं कर पाए हो। ये तो हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख के आप ये बता दो कि रिएक्ट, देखो बहुत हार्ड कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं तो सुनना ध्यान से, देखना मैंने पहला एप्लीकेशन क्या बताया, आप ये बता सकते हो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू देख के आप ये भी बता सकते हो कि सर इक्विलिब्रियम पे रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है या प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टेंट का अमाउंट ज्यादा है या प्रोडक्ट का अमाउंट ज्यादा है। सर ये चीजें हमने पहले एप्लीकेशन में पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को देखा, उससे हमने डिसाइड कर लिया। अब देखना तो हार्ड चीज क्या आ रही है, हार्ड चीज क्या आ रही है, प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। बहुत हार्ड है, पहले बता रहा हूं सुनना, क्योंकि यहां पे भैया सर चक्कर खा सकता है। फिर देख लो रिएक्शन कोशिएंट, एक वर्ड यूज कर रहा हूं रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट इज नोन एज क्यूसी से रिप्रेजेंट करता हूं। ये कुछ नहीं, ये वो इंसान है जो कॉपी पेस्ट नहीं करता, अरे वो इंसान है जो होता है ना कि हाँ भैया, एक होता है ना, आपने कभी देखा होगा कहीं पे लिखा होगा, अगर एडिडास का आप देखोगे, एडिडास का टी शर्ट होगा ना तो कहीं कहीं देखोगे तो एक ऐसा भी मिल जाता है, दोनों साथ साथ टाइप के, सब कुछ सेम रहता है, सारा कुछ डिजाइन सब सेम रहेगा, बस डी के बदले बी लिख देगा, सब सेम चल रहा है। वही वाला हालत इसका है। रिएक्शन कोशिएंट भी उसी टाइप का है। रिएक्शन कोशिएंट का पता है फॉर्मूला कितना डिफिकल्ट है, मैं तुम्हें बता दूं, देखना याद नहीं आएगा, मैं पहले बता रहा हूं। रिएक्शन कोशिएंट किसी रिएक्शन का बोला जाए तो रिएक्शन कोशिएंट पता है क्या है, चलो मेरा फेवरेट रिएक्शन तुम्हें पता तो चली गया। अब सर फेवरेट रिएक्शन आप सबको पता तो है ही, ये रिएक्शन आप सबको पता है, ये रिएक्शन आप सबको पता है, तो यही है ये रिएक्शन, ये फॉर्मूला याद है। अरे सर ये रिएक्शन आपको भी पता चल गया है कि सर का ये फेवरेट रिएक्शन है, पूरे इक्विलिब्रियम यही रिएक्शन हम बार बार यूज करेंगे। ये देख लो, इस रिएक्शन का रिएक्शन कोशिएंट बोला गया, मैंने निकाल दिया। अब तुम बोलोगे सर रिएक्शन कोशिएंट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या डिफरेंस है, रुक जाओ, ठहरो जरा, थोड़ा देखो। रिएक्शन कोशिएंट का फॉर्मूला सेम है सर, ये फॉर्मूला सेम है, सेम फॉर्मूला है, लेकिन सर ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स the ratio of product of molar concentrations of product and reactant
प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट एट एनी टाइम ऑफ रिएक्शन, एट एनी मोमेंट ऑफ रिएक्शन। ये सेम चीज है, लेकिन ये किसी भी टाइम पे डिफाइंड है, ये किसी भी टाइम पे डिफाइंड है। मतलब क्यूसी क्या है सर? वही वाला बंदा है, वही वाला बंदा है, क्यूसी वही वाला बंदा है, बस इसका तरीका क्या है, ये किसी इक्विलिब्रियम, देखो एक कोई बोले सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बताइए, केसी बताइए, केसी क्या होगा? तो केसी इज नथिंग, सी की पावर सी, डी की पावर डी, लेकिन ए की पावर ए, बी की पावर बी। लेकिन ध्यान सुनना, ये जो डिफाइंड है ना, ये कब डिफाइंड है? डिफाइंड एट इक्विलिब्रियम। जब आपका इक्विलिब्रियम आता है सर, उस टाइम पे इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर कुछ भी चेंज नहीं होता। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या रहता है सर? कांस्टेंट रहता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या रहता है? अनचेंज रहते हैं। उस टाइम पे डिफाइंड है, इसीलिए केसी होता है या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट बेसिक डेफिनेशन में बेसिक तरीका अलग अलग है। ये बोल रहा है मैं किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पे डिफाइन कर सकता हूं, मतलब कुछ नहीं, इक्विलिब्रियम पे, इक्विलिब्रियम और क्यूसी में बस थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या? ये भैया सिर्फ पार्टिकुलर टाइम पे डिफाइंड है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि यार सर मैं सीधा सीधा टेस्ट में, जैसे कुछ बच्चों का पढ़ने का तरीका होता है, वो घर पे कितनी प्रैक्टिस करते हैं उनको आइडिया ही नहीं आता। जैसे उनको होता है ना, जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर मेरे ना मार्क्स इंप्रूव हो गए, लेकिन मुझे लग रहा है सर मेरा ना कॉन्फिडेंस अभी उतना नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर ऑब्वियस है ना, आपको पता नहीं चलता, आप पढ़ रहे हो सही से, आप सीधा एग्जाम में जाके आपको पता चल रहा है, एग्जाम में जा रहे हो आप क्वेश्चन सही हो रहा है, मार्क्स बढ़ रहे हैं, तो आपको लग रहा है अच्छा यार पढ़ाई तो चल रही है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। वो वाली कंडीशन है। ये क्या है? एक बंदा है हमेशा ही कॉन्फिडेंट है, यार कैसे ऐसे कैसे 5 नंबर आ रहे हैं, हाँ यार नीट तो हो ही जाएगा। मैंने वो कहीं देखा था, किसी उसकी मोटिवेशन वीडियो देखी थी, उसमें यार बोला था कि 10 नंबर से लेके 720 नंबर तक जा सकते हो, तो भाई हो सकता है सिलेक्शन। ये एक बंदा हमेशा ही मोटिवेटेड रह रहा है, एक बंदा है कि उसको पार्टिकुलर किसी टाइम पे चाहिए, वही वाली चीज है। केसी की वैल्यू क्या रहती है? फिक्स्ड। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। याद रखिएगा, किसी पार्टिकुलर रिएक्शन पे। लेकिन अगर क्यूसी की बात करें तो क्यूसी जो होगा सर, इसकी वैल्यू जो होगी, वैल्यू वेरीज विथ रिएक्शन। जैसे जैसे रिएक्शन चेंज होगी सर, क्यूसी की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती, वैल्यू डिपेंड्स ऑन, ये किसके किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, वॉल्यूम, सर प्रेशर, सबके ऊपर डिपेंड करेगा, प्रेशर टेम्परेचर सबके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन हमें पता है केसी की वैल्यू कभी भी, केसी डज नॉट डिपेंड ऑन, केसी कभी भी डिपेंड नहीं करता, केसी डज नॉट डिपेंड ऑन, केसी कभी भी डिपेंड नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पे, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे, इन सब पे कभी भी डिपेंड नहीं करता। ये सब चीजें हमने कल ही पढ़ी थी, ये सब चीजें हमने कल ही पढ़ी थी। हो जाएगा तो याद रखो, केसी और क्यूसी क्या है सर? फॉर्मूला सेम हो जाने से आदमी सेम नहीं हो जाता, ठीक है सर? फॉर्मूला सेम हो जाने से दोनों इक्वल नहीं हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। ये किसी भी मोमेंट पे टाइम पे डिफाइंड है। जैसे तुमसे कोई बोल दे कि नहीं सर मुझे तो निकालना चाहिए, मुझे ज्यादा निकालना है, निकाल के चेक करना है। देखो मैं तुम्हें बताता हूं, याद करो मैंने एक रिएक्शन लिखी थी, टाइम जब 0 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10m लिखी थी, इसकी 0 लिखी थी। यहां क्यूसी निकाल सकते हो। क्यूसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। टाइम इज इक्वल्स टू 2 सेकंड निकालूंगा, यहां क्या हो जाएगा? मान लो यहां 9 हो गया, यहां 1 हो गया। क्यूसी की वैल्यू क्या करोगे सर? यहां 10/0, नॉट डिफाइंड। अगर मैं बोल दूं क्यूसी की वैल्यू, तो यहां कितना हो गया? 1/9। यहां कितना हो गया? 1/9। सर अगर टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स पे लेके आऊं तो ये कितना हो गया? 8, या फिर 9.5 कर देता हूं, सॉरी 8.5 कर देता हूं, और ये कितना हो गया? 1.5। यहां क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई? 1.5 अपॉन 8.5। देखो रिएक्शन के साथ साथ क्यूसी की वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। क्यों? क्योंकि क्यूसी क्या है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कर दो, निकाल दोगे। लेकिन भाई साहब, जैसे जैसे, अब देखना ध्यान से सर, ये देख लो 8m आ गया, यहां 2m आ गया, क्यूसी की वैल्यू कितनी आ गई सर? 2/8 आ गई। सर टाइम इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स पे देखोगे सर, देखना मुझे बताना अब क्या हो रहा है सर। टाइम इज इक्वल्स टू 7 सेकेंड्स पे देखना, ये कौन सा चीज पहुंच गया, कहां पहुंच गया? रिएक्शन कहां पे है सर? रिएक्शन कहां आ चुकी है? बता सकते हो रिएक्शन किस कंडीशन पे खड़ी हो गई है? इन सारे केसेस में क्यूसी की वैल्यू और केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी।
क्यूसी और केसी की वैल्यू कहाँ आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ये क्यूसी और केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। सर 10m से कहाँ चले गए अपने पास, निकाल दो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकालते रहना। अबे यार तुम सब यार इसी में चलते रहना, 0/10 कर दे यार, 0 हो गया, हो गया, खुश। हो गया, देख लो पूरे रिएक्शन में क्यूसी की वैल्यू फ्लक्चुएट होती रही, पूरे रिएक्शन में क्यूसी की वैल्यू क्या हो रही है, क्यूसी की वैल्यू जैसे जैसे प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं क्यूसी की वैल्यू बढ़ रही है, क्यूसी की वैल्यू फ्लक्चुएट हो रही है, अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पे अलग अलग आ रहा है। लेकिन क्यूसी की बदले केसी की बात करो तो केसी की वैल्यू कहां डिफाइंड होती है, सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होती है, इक्विलिब्रियम पे, सिर्फ और सिर्फ कहां डिफाइंड होती है, इक्विलिब्रियम पे। अब एक बात बताओ, तुम सब लोग कहां जाना चाहते हो, सब लोग एक बात बताओ, तुम सब लोग यही कोशिश करोगे ना कि सर मैं इतनी पढ़ाई कर लूं, इतनी पढ़ाई करूं कि यार तब तक पढ़ाई करते हो तब तक सैचुरेशन ना आ जाए, जब तक सैचुरेशन ना आ जाए, या फिर अगर अगर ज्यादा हो चुका है तो फिर क्या करता है आदमी, पीछे की तरफ आता है। ठीक है, ऊपर वाले में केसी नहीं निकलेगा, ऑब्वियस है सर। इस स्टेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेज ना। भाई ऊपर वाले में क्यों इक्विलिब्रियम आएगा, कहां इक्विलिब्रियम, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, ये तो नॉर्मल रिएक्शन हो रही, इक्विलिब्रियम थोड़ी ना बोलेंगे भाई। इक्विलिब्रियम कैसे पता चलता है, याद कर पहली क्लास, इक्विलिब्रियम कैसे पता चलता है, पहली क्लास में बताया था, जहां पे आपका चेंज हो जाए वो क्या हो जाए, 0 हो जाए, जहां आपके आप कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना करे उस कंडीशन को ही तो क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम बोलते थे, उस कंडीशन को ही तो क्या बोलते थे, इक्विलिब्रियम बोलते थे। ठीक है, अरे तुम्हें ये वैल्यू थोड़ी ना निकालनी है भाई, अब ये वैल्यू थोड़ी ना, मैं तो ऐसे ही दे रहा हूं, आर्बिट्री में वैल्यू दे रहा हूं। एक बात देख लो, मैं तुम्हें क्या बोला, मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर ड्यूरिंग द रिएक्शन क्यूसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्यूसी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी सर, डिक्रीज, इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ेगा। लेकिन केसी की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। जैसे जैसे प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन फ्लक्चुएट करेगा वैसे वैसे क्यूसी की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, बट केसी की वैल्यू फिक्स्ड रहती है। तो याद रखिएगा, अब आपको क्या बताया जा रहा है, अब आपको बताया जा रहा है एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन में एक ऐसी कंडीशन आ जाए, एक ऐसी कंडीशन आ जाए जहां पर आपको QC इज इक्वल्स टू, जहां KC हो गया उस कंडीशन को बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। रिएक्शन कहां है, इक्विलिब्रियम पे है, रिएक्शन कहां है, इक्विलिब्रियम पे है। लेकिन अगर सर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया, अगर प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन पता है, रिएक्शन गोज बैकवर्ड। क्यों भाई, रिएक्शन बैकवर्ड क्यों जाती है, रिएक्शन पीछे की तरफ स्टार्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आप क्या करना चाहोगे, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहोगे। क्या करना चाहोगे, इक्विलिब्रियम की तरफ जाना चाहोगे। सर अगर QC ग्रेटर देन QC, अगर लेस देन KC हो गया मतलब अभी आप इक्विलिब्रियम पे बैकवर्ड, आप रिएक्शन गोज फॉरवर्ड। आपको क्या बोला जा रहा है, अगर रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में क्या होगा, देखना ध्यान से। तुम क्या बोल रहे हो कि सर रिएक्शन स्टार्ट हुई, यहां से नंबर लाइन पे बात करते हैं, ये रिएक्शन स्टार्ट हुई, रिएक्शन स्टार्ट हुई, मान लो ये वाला जो स्टेज है, ये वाला जो स्टेज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है, ये वाला जो स्टेज है ये क्या है, इक्विलिब्रियम है। तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, QC और KC क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इक्विलिब्रियम पे तो सबसे बेस्ट कंडीशन है, इक्विलिब्रियम क्या है, सबसे बेस्ट कंडीशन, जितना पढ़े उतना भूले, जितना पढ़े उतना भूले, मतलब मस्त चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा, आनंद ही आनंद है। इक्विलिब्रियम इसी को तो बोलते हैं कि सर जितना आगे उतना ही पीछे। लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ये देखना सर, अगर आपका QC लेस देन KC आ गया मतलब तुम बेटा पीछे हो, अभी तुमने इक्विलिब्रियम अचीव ही नहीं करा, तुमने अभी सैचुरेशन लेके ही नहीं आए, तुम अभी 2-4 पेज पढ़े हो, बोल रहे हो सर थकान हो रही है। अबे यार ऐसे थोड़ी ना होता है, QC अगर लेस देन KC है तो तू किधर की तरफ जाना चाहेगा, तो किस साइड जाना चाहेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि तेरा अभी इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं ना भाई, तेरी जिंदगी की कोशिश क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव करूं। तेरे कोई भी केमिकल रिएक्शन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अचीव जल्दी करना चाहता है। क्यों, उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन है। क्यों, क्योंकि सर वो क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मतलब स्टेबिलिटी टाइप,
ठीक है। उसके बाद ये देखना, अगर QC ग्रेटर देन KC हो गया तो सर किधर की तरफ आएगा, आगे जा चुके हो भाई, तुम नंबर लाइन आगे पार कर चुके हो तो किधर की तरफ आओगे सर, बैकवर्ड आओगे। तो कौन सा रिएक्शन आएगा, बैकवर्ड रिएक्शन आएगा। अगर आपको QC का कॉन्सेप्ट कब आएगा, QC का कॉन्सेप्ट कब आएगा सर, आपको क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा सर आप देख लो दो चीजें, आज एप्लीकेशंस बता रहा हूं, एप्लीकेशंस बता रहा हूं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। आपको सर अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गिवन है, ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एंड रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आर गिवन, देख ले बेटा एक चीज बता रहा हूं और जिन लोगों को समझ में आए वो समझना आज क्या इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट गिवन है तो सर यहां पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आता है, एक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगता है, आपको स्टोइचियोमेट्री में बताया जा चुका है। और अगर सर इक्विलिब्रियम में बात करूं तो सर यहां पे QC का कॉन्सेप्ट लगता है एंड सर QC की वैल्यू, वैल्यू ऑफ QC डिसाइड्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। अब देख ले भाई कौन कौन सा चैप्टर तेरा रिवाइज हो रहा है, तुझे ही पता चल रहा है। अगर QC ज्यादा हुआ तो पीछे और QC लेस हुआ तो पीछे आगे की तरफ, ये देख ले भाई, यही करना है शायद, हो जाएगा। तो सर QC और KC की वैल्यूज देख लो, QC और KC की वैल्यूज देख लो, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखना है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन देखना है, ये कर ले भाई, हो जाएगा। लिमिटिंग रिएजेंट याद आ रहा है, याद कर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कोई कॉन्सेप्ट दिया है, अगर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट याद है, बोल रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट, भाई न गलती हो गई भाई, बेटा गलती हो गई, सॉरी सॉरी सॉरी, लिमिटिंग रिएजेंट नहीं नहीं, ये जादू था, जो समझने वाले समझ गए, ठीक है, ये जादू था बेटा, गलती हो गई। ये देखिए आप बस इतना ही जानिए QC का कॉन्सेप्ट, हाँ ये देख लो। अरे भाई मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया था भाई, क्या बात कर रहा है यार, मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया गया है, तुझे ही पता है। QC का कॉन्सेप्ट क्या है, वैल्यू ऑफ QC, तुझे पता कैसे चलेगा कि मैं फॉरवर्ड जाऊं कि बैकवर्ड जाऊं, पता तो रहे। तो तुम देखोगे इक्विलिब्रियम, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन से देख लो, पीछे खड़े हो तो आगे के आना, आगे की तरफ आना है, और आगे खड़े हो तो पीछे की तरफ जाना है। यही बात, यही पिक्चर आपको NCERT में दिखेगी, NCERT में ऐसे दिखेगा, NCERT में ये देख लो। सर अगर आप रिएक्टेंट किधर की तरफ जाओगे, ये देख लो, रिएक्टेंट किधर की तरफ, QC किससे कम है, NCERT का पिक्चर है, QC लेस देन KC है, देखो रिएक्टेंट किधर जा रहा है, ये कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है। अगर QC KC के बराबर है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। और अगर QC की वैल्यू ज्यादा हो गई तो सर कौन सा रिएक्शन दिखा रहे हो, अब देख ले भाई, एनिमेशन वाले लोग देख रहे हो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, उधर से आ रहा है आ रहा है, ये दो तीर टकराएंगे, हाँ ठीक है, हाँ तो देखना, ओके चलो। तो अब मुझे क्या करना है, जब भी मुझे रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन दी है, मैं डिसाइड, किसने बोला किस डायरेक्शन में जाएगा रिएक्शन, एक बोला सर क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन करा देता हूं भाई, रुक जाना, ठीक है, हाँ क्वेश्चन करा दे। कितना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है ये, तुम सीख रहे हो, इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, कितना डिफिकल्ट है, ऐसे जा रहा है वो, तुम बोल रहे हो इधर से आ रहा है, फिर दिमाग काम नहीं कर रहा सर, क्या क्या चल रहा है, ठीक है। चलो इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, हाँ तो अभी भी उसी जोक पे रुका हुआ, बोल रहा है सब फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स वाज अ, अरे नहीं नहीं वो ऐसी कहानी है, कहीं कहीं मुझे पढ़ने, अरे मुझे कहीं कहीं पढ़ने को मिला था, ऐसे कहीं देख रहा था तो मुझे लगा कि हाँ यार ये सही था यार, ठीक है। तो ध्यान रखना अगली बार देख लेना, फॉरवर्डेड ना आ जाए कि एक ही चीज को, और उससे फॉरवर्डेड एक बार हो तो सही समझ में आता है, फॉरवर्डेड मेनी टाइम्स, ठीक है, सोच रहे हो, हाँ ठीक है। चलो देखो, अब मुझे बोला गया कि सर ये तो अपने को ये सब बेसिक चीजें आ जाएंगी, अब चलो एक NCERT का क्वेश्चन कराता हूँ, इसके बेस्ड NCERT का क्वेश्चन कराता हूँ। छुट्टी काय का छुट्टी भाई, हाँ तो 12:45 में बोला है भाई, तू भी यार एक ही मैसेज को कितनी बार फॉरवर्ड करेगा, बोला सर KBD करा दो इसका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करा दूंगा, 12:45 पे कराऊंगा, जिसको पढ़ना है उसको करना है। ये देख भाई, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है भाई, NCERT का क्वेश्चन है, मुझसे बताओगे, ये रिएक्शन पूछ रहा है किस डायरेक्शन में जाएगा, बताइए किस डायरेक्शन में जाएगा। सर ऑप्शन भी दे, चलो इसका पोल कराए तो ऑप्शन में पूछ देता हूं, फॉरवर्ड, सेकंड ऑप्शन बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड, थर्ड ऑप्शन सर इक्विलिब्रियम पे है, एंड फोर्थ ऑप्शन सर नहीं आता है,
या फॉर फॉरवर्डेड? हार्ड है सर। चलो भाई, पोल दे दिया, बताओ। इस रिएक्शन में बताओगे, केसी की वैल्यू दी हुई है सर, किसी भी टाइम पे देखो लिखा भी है, एट एनी गिवन टाइम, एट ए गिवन टाइम कंपोजिशन दिया हुआ है, एट गिवन टाइम कंपोजिशन दिया हुआ है, एट गिवन टाइम कंपोजिशन दिया हुआ है। हाँ भाई, ये भी एक ऑप्शन छोड़ देता हूं, छुट्टी। क्या होगा? क्या होगा? क्या करोगे सर? पहले क्यूसी निकालेंगे, क्यूसी का फॉर्मूला वही है जो केसी का था, क्यूसी का फॉर्मूला वही है जो केसी का था। सर इसका क्यूसी निकाल के देखोगे, सबकी कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। अरे भाई, ये तो सेम ही सेम हो गया, क्या ही दिक्कत है फिर? अबे वन आ गया, क्यूसी की वैल्यू वन आ गई, क्यूसी की वैल्यू वन आ गई। केसी की वैल्यू कितनी दी है? 2 × 10⁻³ सर क्यूसी की वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू केसी। क्यूसी की वैल्यू लेस देन केसी की वैल्यू ग्रेटर देन केसी है, तो इस रिएक्शन में वो किधर को जाएगा? ये किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। किस डायरेक्शन में जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 इज द करेक्ट आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। देख लो, कुछ लोग ए पे हैं, कुछ लोग बी पे। भैया केसी की वैल्यू कितनी दी है सर? वन से बहुत छोटी है ना, वन से बहुत छोटी है, तो ऑब्वियस है वन से बहुत छोटा है। 10⁻³ है, 10⁻³ का मतलब समझ रहे हो? 10⁻³ है, सोच रहे हो कितना पीछे होगा? तो सर क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, निकाल दो। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, अगेन फिर से मैं बोल देता हूं, क्योंकि एनसीईआरटी भैया खतरनाक चीज है, कोई हल्के में ले रहा हो तो भैया दिक्कत हो जाएगी। ये देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देख लो। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू दी हुई है। देख लो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत ही सुंदर से हैं। थोड़ा डेटा भली थोड़ा गलत होगा, लेकिन यार निकालेगा, गलत मतलब थोड़ा कैलकुलेशन बेकार होगी, लेकिन निकाल के चेक कर सकते हो। इसका बताओ, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? जल्दी, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा? क्या आएगा सर? क्यूसी की वैल्यू क्या आएगी? SO2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई Cl2 का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई SO2Cl2। सर ये रिएक्शन अपने पास दी हुई है, सबका कॉन्सेंट्रेशन 0.05 दिया हुआ है, 0.05 दिया हुआ है, डिवाइड बाई 0.05, ये वैल्यू कैंसिल आउट, 0.05 ये आ गया। अब आपको क्या है, किसकी वैल्यू ज्यादा है सर? क्यूसी की वैल्यू अगेन ज्यादा है केसी से, डेसिमल में देखो 0.032 है, तो अगेन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड जाएगा। अगेन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। कहाँ जाएगा? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में निकाल देना। बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन का निकाल देना, हो जाएगा सर, श्योर हो? डन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत डिफिकल्ट है। राइट का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब क्या होता है? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। राइट का मतलब क्या होगा? रिएक्शन राइट साइड जानी चाहिए, मतलब कहां? फॉरवर्ड की बात कर रहा है। रिएक्शन राइट साइड जानी चाहिए, मतलब क्या बात कर रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहा है। किधर जाना चाहिए? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। कैसे जाएगा तो निकालो, कैसे जाएगा तो निकालो। अब तुम बोलो सर केपी आ गया, केपी तो आपने बताया ही। भैया केपी याद करो, कभी बताया था, वंस अपॉन ए टाइम।
क्या होगा, फॉरवर्ड कब जाएगा, जब क्यूसी की वैल्यू, अब केसी, अच्छा कोई बोले सर केपी कैसे आ गया, अरे भाई जैसे क्यूसी था, याद कर, क्यू रिएक्शन कोशिएंट, क्यूसी भी लिख सकते हैं, क्यूपी भी लिख सकते हैं, क्यू काई भी लिख सकते हैं ना। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग कैसे लिख सकते थे, केसी लिख सकते हैं, केपी लिख सकते हैं, केकाई भी लिख सकते हैं, तो वैसे ये क्या हो जाएगा, शिफ्टेड टू राइट। कब होगा, तो सर जब क्या होगा, लेस देन क्या होना चाहिए, केपी होना चाहिए। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, 78%। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। देख ले भाई, आज सारा छोटी छोटी चीजें, रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड स्टेट्स स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी, बेटा ऑलरेडी आपको आता है, बस ये दे रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में इसी फ्लो में दिया, इसलिए बता देता हूं। ऑलरेडी आपको आता है सबको, डेल्टा जी नॉट ये बता चुका हूं, डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है। या फिर अगर मैं बोलूं एट इक्विलिब्रियम, कुछ चीजें आपको बार बार याद हो चुकी होंगी जिनके बारे में हम लोग डिस्कस हो चुका है, डेल्टा जी बिकम्स जीरो एंड डेल्टा जी नॉट बिकम्स क्या हो जाएगा सर, आर टी एल एन माइनस आर टी एल एन के सी हो जाएगा। या डेल्टा जी नॉट की बात करें तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाता है, माइनस 2.303 आर टी लॉग के सी हो जाता है। इक्विलिब्रियम पे आपको ही पता है क्यू सी बिकम्स के सी, ये थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ा था, आज दोबारा रिपीट कर रहा हूं। सर थर्मोडायनेमिक्स में ये भी पढ़ा था कि गिव्स एनर्जी, डेल्टा जी इज नथिंग, डेल्टा जी नॉट प्लस सर क्या होता है, आर टी एल एन क्यूसी होता है, ये भी हमने पढ़ा था नॉर्मल किसी टाइम पे। अब मुझे इसको दोबारा बताना पड़े तो भैया बुरा लगेगा सही में, ठीक है। हाँ, दोबारा बताना पड़े तो ये सब चीजें अब ऑलरेडी हमने कर लिया है, बहुत सारी चीजें, अब ये तो मतलब बहुत बेसिक सी चीज हो गई, डेल्टा जी नॉट डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस नॉट, या फिर वी डेल्टा पी माइनस एस डेल्टा टी, ये भी पढ़ा था हम लोगों ने, माइनस एस डेल्टा टी, डेल्टा जी नॉट ये होता है, डेल्टा जी की वैल्यू ऐसे निकालते हैं इक्विलिब्रियम पे, ये होता है, निकालते रहो, हो जाएगा। श्योर हो इसके ऊपर। अब ये देखो थर्मोडायनेमिक्स में भी आया था, इक्विलिब्रियम में भी आ गया सर। चल अब इसी बहाने एक चीज बता, ये सही लिखा है गलत लिखा है, ट्रू है या फॉल्स है, कौन सा, ये सही है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी जल्दी करो, केबीडी शुरू करना है जल्दी, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है, जल्दी सर, ट्रू है या फॉल्स है, ये ट्रू है भाई साहब। ट्रू था वो ट्रू था, हे भगवान हे भगवान। फिजिबल सेल और रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू ग्रेटर देन दिस, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू लेस देन जीरो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन जीरो, और ई सेल ग्रेटर देन जीरो, ई नॉट सेल ग्रेटर देन जीरो। ये सब चीजें देख ले भाई, अब चारों सब चैप्टर रिपीट कर दे रहा हूं मैं तेरे लिए, ऑलरेडी बता चुका हूं बट फिर भी अब दोबारा बता देता हूं। फिजिबल सेल की ये कंडीशंस होती हैं, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ये सब कुछ बताया जा चुका है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो, फिजिबल बैटरी हो, इन सब के अंदर ये चीजें प्रेजेंट होती हैं, हो जाएगा। चलिए कर लीजिएगा क्वेश्चन, सब कहीं दिया हो तो निकाल दीजिएगा, एक ऐसा नहीं कि हाँ भाई डेल्टा अपने पास ये क्वेश्चन ही ना हो पाए। चलो अब अगली क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में हमें मिलने वाला है, अरे कहां पहुंच गए, चलो अगली क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अगली क्लास में पढ़ने वाले इक्विलिब्रियम मिक्सचर, और अगली क्लास भाई बहुत ही अच्छे से पढ़ना। रीजन क्या है उसके पीछे का रीजन बता देता हूं कि भाई अगली क्लास में, मतलब बोलते हैं ना कि भाई अगर केमिकल इकोनॉमिक्स का सबसे बेस्ट पोर्शन होगा, और बेस्ट पोर्शन तभी इंजॉय कर पाओगे जब आपको ये सब चीजें आती होंगी, अच्छे से रिवाइज करके पहुंचोगे, क्योंकि उस क्वेश्चन में सब कुछ ही आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलो ये देखा,
भाई कौन बनेगा डॉक्टर, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखते हैं अपने पास कौन कौन सी चीजें आती हैं। बहुत डिफिकल्ट है भाई, भाई बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। चलो भाई जल्दी से जल्दी बताओ, एफिशिएंसी ऑफ सेल कैसे बताते हो, किसी भी बैटरी का एफिशिएंसी कैसे बताते हो, शुरू करिए जल्दी से जल्दी, क्या होगा केबीडी बताइए। अभी ना जाओ छोड़ कर के क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी अभी तो कॉन्सेप्ट समझा है, अभी अभी तो समझ आया है, जल्दी छुट्टी तो ना मिलेगी। क्या होगा, ए इज द करेक्ट आंसर। एफिशिएंसी किसी बैटरी का निकालना है तो ये आंसर आता था, ए इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, जिन लोगों का आ रहा है बहुत बढ़िया। बी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, निकालिए। बी बहुत डिफिकल्ट है, निकालिए जल्दी। कैसे आएगा, कितना आएगा, कैसे आएगा और कितना आएगा। कैसे करेंगे सर, आपको ही पता है, अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास होती थी तो उस केस में क्या करते सर। सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, याद करो भाई, ये सारी चीजें बता चुका हूं। अब बस एग्जाम हॉल में सबका एन फैक्टर देख लेना। 1 अपॉन एजी का एन फैक्टर 1 है, 1 अपॉन इसका एन फैक्टर 2 है, इसका एन फैक्टर कितना है 3 है, तो 1:1/2, 1:3 सर। विद इन सेकेंड आंसर निकाल सकते हो। अब अगर नहीं निकाल पा रहे तो भाई तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। अरे वाह, क्या बात है यार, 76% जनता, मुझे लगा शॉर्टकट भूल गई सब लोग। बहुत बढ़िया, गुड, ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखो। जल्दी, बस याद रखना करंट सेम है, टाइम सेम है, करंट सेम है, टाइम सेम है, करंट सेम टाइम सेम, मतलब चार्ज सेम है। तो ऑब्वियस है मास जितना डिपॉजिट होगा कैल्शियम का अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम जो होगा वो इक्विवेलेंट मास ऑफ, तुम्हें ही पता है, कैल्शियम और इक्विवेलेंट मास ऑफ एल्यूमिनियम के रेशियो में होगा। ये 40 केजी है, होने दो, इसका मास भी केजी में ही निकालना है तो केजी रहने दो। इक्विवेलेंट मास कैल्शियम का कितना होगा 40/2, कैल्शियम का इन वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है। एल्यूमिनियम का कितना होता है 27/3, ये कितना आ गया 20/9 आ गया। मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड कितना आ जाएगा 9 टाइम्स 40 डिवाइड बाई 9 टाइम्स 40 डिवाइड बाई 20, कितना आ जाएगा सर। इसका मास कितना अपने पास डिपॉजिट होगा, एल्यूमिनियम का मास कितना डिपॉजिट हो जाएगा 18 केजी डिपॉजिट हो जाएगा, 18 केजी डिपॉजिट हो जाएगा, 18 केजी डिपॉजिट हो जाएगा। देखो यहाँ फंस गए कुछ लोग, कुछ लोगों से गलती हुई, सही है ना। 940 एनसीईआरटी में, सॉरी एनसीईआरटी करो, 40/2 हो गया, कैल्शियम का मास 42 हो गया, और एल्यूमिनियम का 27/3 हो गया, तो 40 20/9 एंड 9 × 360 हाँ ठीक है 18 केजी आ जाएगा। ठीक है, अरे गलती हुई कोई दिक्कत नहीं यार, सीखो गलतियों से सीखो यार, अभी नहीं सीखोगे कब सीखोगे, टाइम है अभी। चलो जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे पोल वोल की टेंशन छोड़ो, तुम्हारे लिए क्वेश्चन आया ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने में टाइम लगेगा, लेकिन हाँ हो जाएगा। ठीक है, एक बच्चा है, MR स्टूडेंट रामलाल, वो बच्चा बोल रहा है कि सर अगर मेरे 710 प्लस आ गए तो PW की तरफ से मुझे 3 लाख का गेम खेलने के लिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बेटा जिस स्पीड से तुम चैट में ये डाल रहे हो, लग ना रहा मिल जाएगा, लेकिन लग ना रहा जिस स्पीड से तुम डाल रहे हो, लक्षण तुम्हारे सही लग रहे हैं।
तुम्हारे लिए डायलॉग है, लक्षण तुम्हारा सही ना लग रहा है बेटा, बाकी कर लो, मिल जाएगा 710 प्लस पे ना, मिल जाएगा, 3 लाख का मिल जाएगा, पहले निकालो तो सही, 710 प्लस तो लेके आओ। बाकी डेडिकेशन काफी हाई है, 2 घंटे में तुम यही मैसेज कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई से ऊपर उठ चुके हो बेटा तुम तो, तुम्हें क्या ही चाहिए। ईएमएफ सेल पता है 0.5105, ये क्या हो गया, ई नॉट सेल नहीं पता, ई नॉट सेल निकाल दिया, माइनस 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2 लॉग, अगर मैं देखूं लॉग, अगर मैं देखूं तो लॉग क्या आ जाएगा, जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन निकल प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन, यही दिया है। तो ई नॉट सेल ये 0.5105 एंड दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0295 लॉग जिंक प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 1, और ये कितना है 10 की पावर -1, ऊपर गया 10 की पावर 1, तो मतलब उड़ा ही दो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट सेल कितना हो जाएगा 0.5105 प्लस 0.0295, सर 550 550 910 21354 0.54 क्या आ जाएगा 0.5400, आंसर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा बी आ जाएगा, आंसर क्या होगा बी आ जाएगा। तो देख लो भाई, देखो अब कुछ जनता यहाँ डी में कैसे चली गई यार, क्या डिवीजन कर रहे हो, क्या मल्टीप्लीकेशन कर रहे हो, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन ए दिया था, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन 1 दिया था, इसका कितना दिया था 10 की पावर -1, 10 की पावर -1 आया 1 हो जाएगा और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालते, किसी का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट याद है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या देखते थे सर, हाई हाई रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका हाई होगा मतलब उसकी खुद की रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, जल्दी करो, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालते थे, जल्दी, टाइम ज्यादा देने का यार ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो टाइम ज्यादा नहीं दे सकते, पिछले क्वेश्चन में बोल सकते हैं थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए कैलकुलेशन के लिए, लेकिन हाँ यार थोड़ी स्पीड बढ़ा दो और कुछ नहीं। सर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, तो सर आपको ही पता है रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट दिख रहा है किसका, सर किसका हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल दिख रहा है, निगेटिव में है, तो निगेटिव में सबसे हाईएस्ट किसका है 2.37, 2.37 कौन है भाई, लिथियम बेरियम सोडियम मैग्नीशियम, तो क्या हो जाएगा मैग्नीशियम हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई वही मेरे लिए क्या हो जाएगा सर सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, तो आंसर इज व्हाट डी, गुड, बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन देखना, पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज भाई खत्म, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का रिवीजन केबीडी अपने पास चालू हो गया है, जल्दी से जल्दी आंसर निकालिए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, जल्दी, क्या आएगा सर, पहले क्या निकाल दे, रेजिस्टिविटी निकाल दे, आर एल बाई ए आ जाएगा, 50 इंटू 1/2, 25 आ गया, 0.5, ये क्या आ गया ओम सेंटीमीटर आ गया, ओम सेंटीमीटर इनवर्स आ गया, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी कितनी आ जाएगी, कंडक्टिविटी 1 अपॉन रेजिस्टिविटी आ जाएगी 1/25, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आ जाएगा, और आपको लेमडा इक्विवेलेंट निकालना है, तो के इंटू सेंटीमीटर में है तो 1000 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन या नॉर्मलिटी पुट कर दूंगा, तो के की वैल्यू कितनी है 1/25 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय नॉर्मलिटी कितनी है 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 40, 40 अपने पास क्या आंसर आना शुरू हो जाएगा, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रो, अच्छा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना है ना, ओम सेंटीमीटर, हाँ तो वही तो निकालना है, लेमडा इक्विवेलेंट तो के 1 अपॉन क्या हो गया 50 इंटू रेजिस्टेंस आर एल बाई ए आ गया 25 आ गया,
के क्या हो गया, 1/रो हो गया, और 1/रो के बाद k/लेमडा इक्विवेलेंट निकालना ना, ओम सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कितना हो गया, 1/25 40, 1/20 इंटू क्या आ गया यार, सब सही है ना, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरु अच्छा ओके ओके ओके, और यही से गलत निकाल दिया। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए है ना, तो आर की वैल्यू 50 रो इंटू 1/2, रो की वैल्यू 100 आ गई, रो की वैल्यू 100 आ गई, के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/रो, 10⁻⁻2 आ गई, लेमडा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 इंटू 1000/1, ये कितना आ जाएगा लेमडा इक्विवेलेंट 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा ए, देख रहे हो, हाँ ठीक है वो समझ में आ गया। अरे तो भाई ठीक है ना तेरे सामने, अच्छा कुछ लोग 20 पे भी आ गए, कैसे, लेमडा इक्विवेलेंट एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 दिया है, तो इस तरह से आर इज इक्वल टू रो एल बाई ये होता है, ठीक है। हाँ तो भाई मेरा भी गलत हो सकता है, रेजिस्टेंस की क्या दिक्कत है, तो हो जाने दो, अरे गलतियां होंगी तभी तो पता भी चलेगा ना यार, अदरवाइज तो अब 0.5 को क्या लिख देंगे 1/2, 1/2 सीधा मल्टीप्लाई हो गया, आंसर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखना जल्दी, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी सर। मोलर कंडक्टिविटी मैक्सिमम चाहिए, तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होता है लेमडा एम की वैल्यू उतनी ज्यादा हाई होती है, कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा लेमडा एम की वैल्यू उतनी हाई होगी, तो भैया कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम क्या होगा, ए का ही तो होगा, इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, वेरी गुड 76% जनता, बहुत बढ़िया। जल्दी इस क्वेश्चन का देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इस क्वेश्चन का आंसर देखो जल्दी, इस क्वेश्चन में कोई कैलकुलेशन नहीं, ये एनोड है, ये कैथोड है, एनोड है, ये कैथोड है, बताओगे निगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, एनोड का कि कैथोड का, निगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, जल्दी जल्दी करो मैं भी छुट्टी दे दूंगा, जल्दी बताओ, निगेटिव इलेक्ट्रोड किसका बनेगा, निगेटिव इलेक्ट्रोड किसका होगा सर, ऑब्वियस है ना जिंक का होगा, क्यों, क्योंकि एनोड वही, एनोड पे क्या चार्ज होता है, एनोड पे ही तो चार्ज होता है किसका सर, एनोड पे निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, आंसर क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, अभी देख अभी जस्ट बता रहा था, अभी जस्ट बता ही रहा था, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी जी नॉट ऐसे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ई नॉट सेल की वैल्यू बताओ, अभी जस्ट बता रहा था कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा जी की वैल्यू, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए निगेटिव, डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए निगेटिव, तो ये हटा दो, डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 मतलब ये ऑप्शन हटा दो, ठीक है। ई नॉट सेल क्या होना चाहिए, ई नॉट सेल क्या होना चाहिए पॉजिटिव, तो ए इज द करेक्ट आंसर, क्या आ जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, देख लो बस बढ़िया, गुड। चलो तो अब अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी हमने केबीडी कर लिया है, आज आप सब लोगों को क्या करना है डीपीपी 2 अटेम्प्ट करना है, डीपीपी 2 अटेम्प्ट करना है, और बाकी मैं अपने पास मॉड्यूल से कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा, उनको अटेम्प्ट करना है, और बाकी अब अगली क्लास में, अगली क्लास भैया बहुत ही इंटरेस्टिंग सी होगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम का मेजर सबसे मेन जो पोर्शन है जिसमें कैलकुलेशंस है, जिसमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वो अगली क्लास में मिलने वाली है, और वो है इक्विलिब्रियम मिक्सचर निकालना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कैसे निकालते हैं, कितना निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये सब कुछ सीखेंगे अगली क्लास में, ठीक है ना। तो थोड़ा सा होता है ना, दिल थाम के रिवाइज करके आइए और सही से बैठने पढ़ने की कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि हम पूरा का पूरा अच्छे से खत्म कर पाए, क्योंकि वो पोर्शन फिनिश हो गया फिर इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं बचता, बस कहने को रह जाता है इक्विलिब्रियम, फिर फटाफट आयनिक इक्विलिब्रियम में चले जाएंगे, तो मंडे को ये चैप्टर ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा,
ट्यूसडे से, मतलब ट्यूसडे तो 15 अगस्त हो गई, वेडनेसडे से कुछ नया भी शुरू हो सकता है। ओके, तो चलो भाई, सब अपनी अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, क्वेश्चंस बढ़ाते चलो, प्रैक्टिस बढ़ाते चलो, क्योंकि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन हमें खुद पे प्राउड होने वाला है, खुद पे प्राउड होने वाला है। ओके, तो चलो मिलते हैं कल क्लास नहीं है, कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं है, मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए ओके बाय बाय। ठीक है, सबको पढ़ाई करते रहो, सबको ढेर सारी ब्लेसिंग, सबको ढेर सारा प्यार, बस ऐसे ही पढ़ते रहो, जब रिजल्ट आएगा आएगा। डन, चलो बाय बाय।